चैप्टर 1141 टू 1150। येज़िवेन की ताकत पहले की तुलना में बिल्कुल अलग स्तर पर थी। ब्लड वर्ल्ड में प्रवेश करने से पहले वह अधिक से अधिक एक हाफ स्टेप ट्रांसेंडेंस रियलम विशेषज्ञ को मार सकता था, लेकिन अब उन्होंने साधारण ट्रांसेंडेंस रियलम विशेषज्ञों की भी परवाह नहीं की। यही वह परिवर्तन था जो लहू की दुनिया के परीक्षण ने उसके लिए लाया था। बहुत सारे लोग हैं जो मुझे मारना चाहते हैं, क्या हम कतार में लगें? येज़िवेन ने आलस्य से कहा, जैसे उसे अपने सामने सैकड़ों लोगों की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। धिक्कार है, क्या तुम मरने के लिए देख रहे हो? अचानक एक जहरीला फ्लेमिंग ड्रैगन विशेषज्ञ गुस्से में आ गया। उसके हाथ में लंबी कृपाण निकली और जहरीला धुआं और आग की लपटें तुरंत छींटे मारी, जो एक चौंकाने वाली कृपाण आभा में बदल गई, जो आकाश में फैल गई। यह ट्रांसेंडेंस रियलम के विशेषज्ञ की पूरी ताकत से ताकत थी। यहाँ तक आसमान भी कांप उठा। इन जहरीले ज्वलंत ड्रैगन में मूल रूप से ड्रैगन जाति का खून था। ज्यों-ज्यों उनकी शक्ति बढ़ती जाती, वैसे वैसे उनका वंश भी शुद्ध होता जाता। ट्रांसेंडेंस दायरे में पहुंचने के बाद उनका रक्त रेखा जियो ड्रैगन जैसे प्रसिद्ध उप ड्रैगन रक्त रेखा की ताकत के लगभग करीब था। इस समय वे जिस शक्ति का प्रदर्शन कर सकते थे वह सामान्य ट्रांसेंडेंस रियलम विशेषज्ञों से कहीं अधिक थी। यह उनके खानदान का असर था। येज़िवेन बच नहीं पाए। उसने तुरंत लेजर प्रकाश की एक अंतहीन मात्रा को पकड़ लिया और उसे एक बड़े हाथ में बदल दिया जिसने कृपाण आभा को पकड़ लिया। कर्कश ध्वनि के साथ कृपाण आभा आधे में मौके पर ही पकड़ ली गई। वो येज़िवेन के शरीर के करीब भी नहीं जा सका। यह रद्दी कागज की एक गेंद की तरह था जिसे येज़िवेन ने कुचलकर शून्य बना दिया था। इस समय येज़िवेन ने भी अपनी चाल चली। अनगिनत लपटें तुरंत उसके हाथ से निकलीं, एक लंबी कृपाण में संघनित हुईं और तुरंत नीचे गिर गईं। आकाश में यह तुरंत 3 कृपाण छायाओं में विभाजित हो गया। वे लगभग एक ही समय पर पहुंचे। जहरीले फ्लेमिंग ड्रैगन विशेषज्ञ के सभी भागने के मार्गों को बंद कर दिया। येज़िवेन की आकस्मिक कटौती में बहुत शक्ति थी। उनके हाथों में कृपाण तकनीक लगभग दांव के करीब थी। यह कला के रूप में चमकदार था, लेकिन यह और भी भयानक था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने मारने की? इस समय जहरीले फ्लेमिंग ड्रैगन कबीले के नेता गुस्से में चिल्लाए। तुरंत एक लंबी कृपाण प्रकट हुई और उग्र कृपाण आभा के साथ बाहर निकल गई, सीधे येज़िवेन की ज्वाला कृपाण से मिल रही थी। बूम! एक भयानक हवा भेदी ध्वनि गूंज उठी और एक अंतहीन तूफान एक पल में बह गया। सभी दिशाओं में चिंगारी फूट पड़ी। वे दोनों फ्लेमिंग ब्लेड तकनीकें थीं, लेकिन वे स्पष्ट रूप से एक दूसरे से अलग थीं। येज़िवेन ने फ्लेमिंग ब्लेड तकनीक को प्रोत्साहित करने के लिए एक साधना तकनीक का उपयोग किया था, जबकि जहरीले फ्लेमिंग ड्रैगन कबीले के संरक्षक ने अपनी ब्लेड तकनीक में आग जोड़ने के लिए अपनी जन्मजात जादुई शक्ति पर भरोसा किया था। एक अंदर से बाहर था, जबकि दूसरा बाहर से अंदर था। वे पूरी तरह से अलग थे। हालांकि इसमें कोई शक नहीं था कि दोनों को चरम पर प्रदर्शित किया गया था। क्या मैंने कहा था कि तुम उसे बचा सकते हो? तू शिवेन की भूतिया आवाज एक पल में गूंज उठी और कई सेबर क्यू तुरंत कट गए, विशाल आकाश को काटते हुए, और सैकड़ों फीट लंबी कृपाण छायाएं सीधे कट गईं। हालांकि येज़िवेन ने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन उसकी मौजूदा ताकत एक चोटी के ट्रांसेंडेंस रियलम विशेषज्ञ को मारने के लिए पर्याप्त थी। वह विशेषज्ञ इतनी ताकत से एक स्लैश को कैसे रोक सकता है? उनके पास प्रतिक्रिया करने का समय भी नहीं होगा। इस समय जहरीले ज्वलंत ड्रैगन कबीले के ग्रैंड एल्डर ने तुरंत कार्रवाई की और कृपाण छाया को अवरुद्ध कर दिया। जहरीले ज्वलंत ड्रैगन कबीले के कुलपति का रंग हरे और सफेद के बीच वैकल्पिक था। यह असाधारण रूप से भद्दा था। येज़िवेन ने उसके सामने अपने लोगों को मारने का साहस किया था। यह बस उसे उसकी आंखों में नहीं डाल रहा था। बूम! येज़िवेन के सभी हमलों को उसने रोक दिया था, लेकिन येज़िवेन जरा सा भी हतोत्साहित नहीं था। उसकी आकृति सुनहरी रोशनी की एक गेंद में बदल गई और एक पल में चमक उठी, सीधे जहरीले फ्लेमिंग ड्रैगन कबीले के विशेषज्ञ पर हमला किया। उसे मार डालो, उसे पास मत आने दो। इस समय जहरीले फ्लेमिंग ड्रैगन कबीले के कुलपति ने गर्जना की और जहरीले फ्लेमिंग ड्रैगन कबीले के सभी विशेषज्ञ येज़िवेन की ओर दौड़ पड़े। इस समय जहरीले ज्वलंत ड्रैगन कबीले के विशेषज्ञ सभी क्रोधित थे। ये ठीक था कि येज़िवेन उन्हें देखकर भागा नहीं, लेकिन उसने वास्तव में उन पर हमला करने की हिम्मत की। यह बस उन्हें उसकी आंखों में नहीं डाल रहा था। यह वास्तव में निंदनीय था। इन जहरीले ज्वलंत ड्रैगन कबीले के विशेषज्ञों ने कृपाण तकनीकों का भी इस्तेमाल किया। यह वह हथियार था जो उनकी शारीरिक शक्ति का सबसे अच्छा प्रदर्शन कर सकता था। उनके पास ड्रैगन कबीले की वंशावली थी, इसलिए उनके भौतिक शरीर सामान्य कुलों से कहीं बेहतर थे। कृपाण उपयोगकर्ता भी सेना के अधिपति थे, इसलिए उनके लिए यह उपयुक्त था कि वे अपने भौतिक शरीर के लाभों को प्रदर्शित करें। हुश हुश हुश! अनगिनत सेबर लाइट्स कृपाणों की बारिश की तरह विशाल आकाश के माध्यम से फट गईं, क्षैतिज रूप से नीचे काट रही थीं और पूरी तरह से येज़िवेन को ढंक रही थीं। लगभग एक ही पल में येज़िवेन को काटे जाने वाले मांस के रूप में काटा जाने वाला था।
येशिवेन के शरीर पर अचानक सुनहरी रोशनी दिखाई दी। सेबर लाइट्स बारिश की बूंदों की तरह गिरी, लेकिन उनमें से एक भी उनके शरीर को नहीं काट सकी। जो कुछ भी सुना जा सकता था वह धातु के खिलाफ धातु के खनखनाहट की आवाज थी। और येशिवेन वास्तव में अंदर आ गई थी। एक पल में वह पहले ही उस विशेषज्ञ के सामने आ चुका था जिसने अभी अभी हमला किया था। आप वास्तव में एक इच्छा मृत्यु चाहते हैं। यदि आप बच जाते तो अच्छा होता, लेकिन न केवल आप बच नहीं पाए, बल्कि आपने आक्रमण करने का साहस भी किया। स्वर्ग वास्तव में आपको मरना चाहता है। जहरीला फ्लेमिंग ड्रैगन कबीले विशेषज्ञ ने उपहास किया, और मोटा आध्यात्मिक सार तुरंत उसके शरीर के चारों ओर घनीभूत हो गया। हालांकि येशिवेन के साथ पिछले आदान प्रदान में उसे नुकसान हुआ था, फिर भी वह एक ट्रांसेंडेंस रियलम विशेषज्ञ था। उनका चौतरफा आक्रमण भी उतना ही भयानक था। सेबर लाइट विशाल आकाश को चीरती हुई सीधे येशिवेन पर जा गिरी। मूर्ख, येशिवेन ने उपहास किया, और अंतहीन सुनहरी रोशनी अचानक उसके हाथों में फैल गई। दिव्यता की लहरें भी उसके शरीर में उबलने लगी, और उसकी क्यूई और रक्त बढ़ने लगा। पल भर में ही सेबर लाइट मौके पर ही चकनाचूर हो गई। उसके पृथ्वी स्तर के लंबे कृपाण को वास्तव में येशिवेन के बड़े हाथ ने पकड़ लिया था और इंच दर इंच बिखर गया था। हालांकि येशिवेन एक अपवाद थी। वह एक राक्षस था। उनका तानाशाह शरीर अति अत्याचारी था। इन लोगों के हमले उसे चोट भी नहीं पहुंचा सके। शायद केवल 2 कुलों के कुलपति और सर्वोच्च बुजुर्ग ही उसके लिए कोई खतरा पैदा कर सकते थे। येशिवेन एक राक्षस थी। उनका तानाशाह शरीर अति अत्याचारी था, लेकिन उसकी रफ्तार भी काफी तेज थी। हालांकि उसे घेर लिया गया था, यह उसके लिए कुछ भी नहीं था। उसने अपनी हथेली से थप्पड़ मारा, और वे टूटे हुए ब्लेड तुरंत विशाल आकाश के माध्यम से कट गए, जिससे प्रकाश के चमकदार टुकड़े बाहर निकल आए। पफ पफ पफ, शरीरों में ब्लेडों के चुभने की आवाज सुनाई दी। कई जहरीले ज्वलंत ड्रैगन कबीले के विशेषज्ञों के पास प्रतिक्रिया करने का बिल्कुल भी समय नहीं था, और लंबे कृपाण के टुकड़े उनके माध्यम से चुभ गए। इन जहरीले ज्वलंत ड्रैगन कबीले के विशेषज्ञों ने जो भी आंतरिक कवच या सुरक्षात्मक आध्यात्मिक सार पहना था, वे तुरंत कागज की तरह चुभ गए। इन अंशों से बचाव का कोई तरीका नहीं था। आसमान से पकौड़ी की तरह बर्तन में गिरकर उनकी मौके पर ही मौत हो गई। कोई रास्ता नहीं, वह इतना मजबूत है। वह जहरीले ज्वलंत ड्रैगन कबीले में घुस गया और वास्तव में एक हत्या की होड़ में चला गया। वह इतना मजबूत कैसे हो सकता है? प्रमुख बलों के स्काउट इस समय स्तब्ध थे, जैसे कि उन्होंने दुनिया की सबसे असंभव चीज देखी हो। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि कोई इतना ताकतवर भी हो सकता है। कोई आश्चर्य नहीं, ऐसा कहा जाता है कि वह ब्लड वर्ल्ड में हत्या की होड़ में भी चला गया। कई लोग तो लगभग बेहोश ही हो गए। वे सोच भी नहीं सकते थे कि येशिवेन सिर्फ 1 साल में ही इतनी मजबूत कैसे हो गई थी। उनकी राय में ब्लड वर्ल्ड ट्रायल कितना भी अच्छा क्यों न हो, उसका इतना अच्छा होना असंभव था। अतीत में फले फूले बादल सागर क्षेत्र के विशेषज्ञ थे जिन्होंने रक्त और आग के परीक्षण में भाग लिया था। हालांकि यह पहले से ही बहुत अच्छा था अगर वे 3 साल के भीतर 1 या 2 स्तर आगे बढ़ सकते थे। आखिरकार वे सिर्फ छोटे समुद्री क्षेत्र थे। वे ब्लड वर्ल्ड में बहुत अधिक संसाधनों पर कब्जा नहीं कर सकते थे, इसलिए उनके लिए बहुत अधिक लाभ प्राप्त करना असंभव था। इस बार यंग मास्टर है लॉन्ग और अन्य लोगों ने पहले ही बहुत लाभ प्राप्त कर लिया था। वे वास्तव में कानून घोषणा क्षेत्र में एक झटके में प्रवेश कर सकते थे और फूले हुए बादल सागर क्षेत्र के बड़े शॉट बन सकते थे। यह कुछ ऐसा था जिसकी उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी, लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि येशिवेन को मिलने वाले लाभों की तुलना में यह कुछ भी नहीं था। उनकी तुलना में येशिवेन वह थी जिसने वास्तव में अनगिनत लाभ प्राप्त किए थे। यह ठीक इसलिए था क्योंकि उन्होंने देखा था कि यंग मास्टर हाई लॉन्ग और रक्त की दुनिया में प्रवेश करने वाले अन्य लोगों ने भारी लाभ प्राप्त किया था। लगभग सभी का पुनर्जन्म हुआ था। दोनों कबीले येशिवेन से और भी ज्यादा नफरत करते थे। अगर येशिवेन नहीं होते तो क्रोकोडाइल शैडो, जहरीला यंग मास्टर, फ्लेमिंग यंग मास्टर और उनमें से अन्य भी होने चाहिए। वे युवा पीढ़ी में एक अंतर की तरह नहीं होंगे। हालांकि उन्होंने अब युवा पीढ़ी के विशेषज्ञों को साधना शुरू कर दिया था। निस्संदेह ब्लड वर्ल्ड से विजयी होकर लौटे यंग मास्टर है लॉन की तुलना में एक बड़ा अंतर था। जैसे जैसे समय बीतता गया, यह अंतर और बड़ा होता गया। यह सब येशिवेन के कारण हुआ था। अगर वे येशिवेन को नहीं मार सकते थे, तो वे अपने दिलों में नफरत को कैसे खत्म कर सकते थे? येशिवेन के रक्त की दुनिया में प्रवेश करने से पहले वह ज्यादा से ज्यादा आधे अधूरे कानून अभिव्यक्ति दायरे के विशेषज्ञ को ही हरा सकता था। अब एक कानून प्रकटीकरण क्षेत्र का विशेषज्ञ उसके सामने एक खिलौने की तरह था। वे एक भी वार का सामना नहीं कर सकते थे। शुरू में सभी ने सोचा कि येशिवेन को घेरने के लिए इतने सारे लॉ मैनिफेस्टेशन रियल्म विशेषज्ञों को भेजना थोड़ा मुश्किल था, लेकिन अब उन्हें ऐसा नहीं लगता था। यह अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं था, यह बस एक स्वाभाविक बात थी। जाओ, उसे मार डालो। जहरीले ज्वलंत ड्रैगन कबीले के कबीले नेता का दिल कांप रहा था। सिर्फ एक मुठभेड़ में कई विशेषज्ञ गिर गए थे।
उनके आने से पहले यह अकल्पनीय था। ये साधारण पारलौकिक क्षेत्र के विशेषज्ञ बिल्कुल नहीं थे, बल्कि कानून घोषणा क्षेत्र के विशेषज्ञों का एक समूह था। वे सच्चे स्तंभ भी थे जिन्होंने फूले हुए बादल सागर क्षेत्र के 6 अधिपति बनने के लिए जहरीले ज्वलन ड्रैगन कबीले का समर्थन किया। एक की मौत पूरे फले फूले बादल सागर क्षेत्र को हिला देने के लिए काफी थी। कहने की जरूरत नहीं है, उनमें से कई एक ही बार में गिर गए थे। यह कुछ ऐसा था जिसका जहरीले फ्लेमिंग ड्रैगन कबीले ने सैकड़ों वर्षों से सामना नहीं किया था। अब वे एक ही बार में गिर पड़े थे। इस समय अन्य जहरीले ज्वलन ड्रैगन कबीले के विशेषज्ञों ने एक के बाद एक प्रतिक्रिया व्यक्त की। दर्जनों जहरीले फ्लेमिंग ड्रैगन कबीले के लॉ मैनिफेस्टेशन रियल्म विशेषज्ञों द्वारा खोई गई मार्शल आर्ट को पृथ्वी टूटने के रूप में वर्णित किया जा सकता है। आकाश और पृथ्वी ने रंग बदल दिया और यह चमकदार था। दूर से देखने पर ऐसा लग रहा था जैसे विभिन्न रंगों के सितारे नौवें आसमान से गिर रहे हों और सीधे एक शिवेन की ओर बमबारी कर रहे हों। इसके अलावा जहरीले ज्वलन ड्रैगन कबीले के प्रमुख का हमला उनमें मिला हुआ था। वह जल्द से जल्द एक शिवेन को मारने में सक्षम नहीं था। नतीजतन उन्होंने इतने सारे वरिष्ठ विशेषज्ञों को खो दिया था। वह असली सौदा था। वह व्यवस्था प्रकटीकरण क्षेत्र शिखर के तीसरे स्तर पर पहुंच गया था। यहां तक झेंग बेई और ब्लड वर्ल्ड के अन्य लोगों की तुलना में वह थोड़ा मजबूत था। भले ही उनकी प्रतिभा झेंग बेई और अन्य लोगों जितनी अच्छी न हो, लेकिन उन्होंने हजारों वर्षों तक झेंग बेई से अधिक साधना की थी। उसकी गहरी नींव और ताकत झेंग बेई से कहीं ऊपर थी। वह कानून के प्रकटीकरण के दायरे के चौथे स्तर में प्रवेश नहीं कर सका। कानून घोषणा क्षेत्र के तीसरे स्तर से कानून अभिव्यक्ति दायरे के चौथे स्तर तक प्रारंभिक कानून अभिव्यक्ति दायरे से मध्यवर्ती कानून अभिव्यक्ति दायरे में प्रवेश करने के बराबर था। बहुत से लोग इस क्षेत्र में अपने पूरे जीवन के लिए फंसे रहे, पार करने में असमर्थ रहे। ये सभी कानून घोषणा क्षेत्र के विशेषज्ञ थे। कानून घोषणा क्षेत्र, जैसा कि नाम से पता चलता है, कानून अभिव्यक्ति क्षेत्र था। वे पहले से ही स्वर्ग और पृथ्वी के नियमों के कुछ हिस्सों की नकल कर सकते थे, जिसका मतलब था कि मार्शल आर्ट कानूनों के बारे में उनकी समझ एक अकल्पनीय स्तर तक पहुंच गई थी। उन्हें महान गुरु कहा जा सकता है। जब उन्होंने इन बोधों को अपने हमलों में शामिल किया तो यह असाधारण रूप से भयानक हो गया। दर्जनों विशेषज्ञ, दर्जनों भयानक हत्या करने वाले देवता, एक में 3 तलवारें। सीटी बजाते हुए इन हमलों का सामना करते हुए येज़िवेन ने शांति से एक में 3 तलवारों का इस्तेमाल किया। दफन व्यक्ति तलवार, दफन पृथ्वी तलवार, दफन स्वर्ग तलवार। मध्य हवा में एक विशाल प्रकाश तलवार में संघनित होकर 3 तलवार रोशनी तुरंत बाहर निकल गईं। हल्की तलवार बीच हवा में बेतहाशा चिल्लाई और तलवार भगवान हिंसक रूप से कांपने लगे। बजना, उन लोगों के मार्शल आर्ट हमलों का सामना करते हुए जो हमला कर रहे थे, एक उदास चीख के साथ तलवार प्रकाश तुरंत बुझ गया। उस पल पूरी दुनिया शांत लग रही थी और उस पल में समय रुका हुआ लग रहा था। बूम! एक पल की खामोशी के बाद एक भयानक सूक्ष्म हवा का निर्माण करते हुए मध्य हवा में एक बड़ा विस्फोट हुआ। दबाव के कारण अंतरिक्ष अस्थिर होने लगा और विकृत होने लगा। इसे जबरदस्ती मरोड़ा गया था। पफ पफ पफ। अल्पविराम। एक भयानक टक्कर। जहरीले ज्वलन ड्रैगन कबीले के विशेषज्ञों ने एक के बाद एक खून की उल्टी की। जो लोग पारलौकिक क्षेत्र के केवल पहले स्तर पर थे, उनमें से सबसे कमजोर थे। अंत में वे हमले का सामना नहीं कर सके और उन्हें सीधे उड़ते हुए भेज दिया गया। कुछ सीधे समुद्र में दुर्घटनाग्रस्त हो गए। तुरंत समुद्र में एक विशाल भंवर बना। पानी के अनगिनत छींटे छलक पड़े, जिससे चौंकाने वाली लहरें उठीं। यहां तक जहरीले फ्लेमिंग ड्रैगन कबीले के कुलपति और जहरीले फ्लेमिंग ड्रैगन कबीले के सर्वोच्च बुजुर्ग ने भी कुछ कदम पीछे ले लिए। लगभग उनके पैरों के नीचे हवा गिर गई। तभी वे एक शिवेन की तलवार के प्रभाव को ऑफसेट करने में कामयाब हुए। ऐसा हो ही नहीं सकता। जहरीले फ्लेमिंग ड्रैगन कबीले के मुखिया ने येज़िवेन को अविश्वास से देखा। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि येज़िवेन इतना शक्तिशाली हो सकता है कि वह अकेले ट्रांसेंडेंस रियलम के दर्जनों विशेषज्ञों के हमलों का सामना कर सकता है। यह बिल्कुल असंभव था। ट्रांसेंडेंस क्षेत्र के चौथे स्तर का एक मास्टर भी गंभीर रूप से घायल हो जाएगा। येज़िवेन का फिगर केवल थोड़ा सा हिल गया था और उसके शरीर में खून का बहाव था। अभी अभी हुए हमले ने वास्तव में उसके लिए एक बड़ा खतरा पैदा कर दिया था, लेकिन फीनिक्स रिजनरेशन तकनीक को चलाने के बाद उसके शरीर में बढ़ता हुआ खून तुरंत शांत हो गया। यह असंभव है। क्या हमारी आंखें हम पर चाल चल रही हैं? क्या हम चीजों को देख रहे हैं? क्या वह एक राक्षस है? राक्षस? क्या वह वास्तव में एक इंसान है? इलियानहीन की आंखें येज़िवेन को ऐसे घूर रही थीं जैसे वह एक वयस्क बाघ को घूर रहे हों। ब्लड वर्ल्ड में प्रवेश करने से पहले येज़िवेन कुछ खतरे के साथ सिर्फ एक बाघ शावक था, लेकिन उन्होंने उसे अपनी आंखों में नहीं डाला। अब येज़िवेन एक पूर्ण विकसित बाघ था जो अपने शिकार को निगलने के लिए तैयार था। 1 साल से कुछ अधिक समय में येज़िवेन ने 1 साल से कुछ अधिक समय में इतनी बड़ी सफलता हासिल की थी। फूले फूले बादल सागर क्षेत्र में आने के बाद से येज़िवेन की प्रगति
इसके बारे में ध्यान से सोचने पर येज़िवेन की प्रगति इतनी तेज थी कि यह भयानक था। यह ऐसा था जैसे कोई व्यक्ति रातों रात एक बच्चे से एक शक्तिशाली वयस्क बन गया हो, और यह सब तब हुआ जब आप सो रहे थे। इस तरह का एहसास वाकई बहुत डरावना था। इसके अलावा येज़िवेन कोई कमजोर नश्वर नहीं था, बल्कि एक स्वामी था जो उन्हें गंभीर नुकसान पहुंचा सकता था। इस तरह की विकास गति बहुत चौंकाने वाली थी। इसने उन्हें इतना झकझोर दिया कि वे अपने कबीले के अधिकांश ट्रांसेंडेंस क्षेत्र के विशेषज्ञों को बाहर ले आए। वे इस खतरे से छुटकारा पाना चाहते थे, जबकि उससे निपटना अभी भी उनकी शक्ति में था। उसे मार दो। अगर यह व्यक्ति नहीं मरता है तो यह हमारे दोनों कुलों के लिए एक बड़ा सदमा होगा। यह व्यक्ति क्रूर और रक्तपिपासु है। फले फूले बादल सागर क्षेत्र की शांति के लिए हमें उसे दुनिया में कहर बरपाने देना चाहिए। इस समय ई वुफा लुप्त छाया जहरीले मगरमच्छ कबीले के सर्वोच्च बुजुर्ग ने उपहास किया और चिल्लाया। यदि यह अतीत में होता तो इन लॉ फेज रियलम विशेषज्ञों के गर्व और आत्मसम्मान के साथ इतने सारे लोगों के लिए एक व्यक्ति को घेरना और मारना बहुत मुश्किल होता। उन्हें इसे करने का शौक भी नहीं होगा। हालांकि उन्होंने स्वाभाविक रूप से अभी अभी येज़िवेन की ताकत देखी थी। यह कुछ ऐसा नहीं था जिससे एक सामान्य व्यक्ति निपट सके। इस समय यदि वे अभी भी सेना में शामिल नहीं हो सके तो अंतिम परिणाम यह होगा कि वे एक एक करके येज़िवेन से हार जाएंगे। बिल्कुल सही। हमें फले फूले बादल सागर क्षेत्र के लिए इस संकट को खत्म करने के लिए सेना में शामिल होना चाहिए। मारना, हमें उसे जाने नहीं देना चाहिए। यदि आप एक साथ हमला करना चाहते हैं तो आइए इसे एक साथ करें। आपको इन उच्च ध्वनि वाले कारणों की तलाश क्यों करनी है? क्या आपको शर्म नहीं आती? जब क्रूर और रक्तपिपासु होने की बात आती है तो हम आपकी तुलना समुद्री कुलों से कैसे कर सकते हैं? येज़िवेन ने तिरस्कारपूर्वक उपहास किया। नन्हे कमीने, घमंडी होने के बारे में भी मत सोचो। आज पंख होने पर भी तुम बच नहीं पाओगे। इस समय इलियानहीम दहाड़ा। इस समय इन वैनिशिंग शैडो जहरीले मगरमच्छ कबीले के विशेषज्ञों ने भी एक के बाद एक हमला किया। उन्होंने येज़िवेन पर धावा बोलने के लिए विभिन्न तरीकों का इस्तेमाल किया। येज़िवेन द्वारा अभी अभी घायल जहरीले फ्लेमिंग ड्रैगन कबीले के विशेषज्ञों के लिए समय निकाला। येज़िवेन के शरीर पर सुनहरी लहरें दिखाई दी और उसके हाथ में एक जलती हुई ब्लेड की जल रही थी। आज लुप्त छाया जहरीले मगरमच्छ कबीले और जहरीले ज्वलंत ड्रैगन कबीले को समाप्त कर दिया जाएगा। येज़िवेन चिल्लाया। उन्होंने तुरंत ही इन वैनिशिंग शैडो जहरीले मगरमच्छ कबीले विशेषज्ञों पर आरोप लगाया। बूम बूम बूम। अनगिनत भयानक हमलों ने तुरंत येज़िवेन के शरीर पर बमबारी की। उसके शरीर पर स्वर्ण देवत्व में बेतहाशा उतार चढ़ाव आया। उन हमलों ने येज़िवेन की सुनहरी दिव्यताओं पर बमबारी की, ठीक उसी तरह जैसे पानी में फेंका गया एक विशाल पत्थर तूफानी लहरों को उड़ा देता है। हालांकि इन हमलों को अंततः स्वर्ण देवत्व द्वारा अवशोषित कर लिया गया था। येज़िवेन के लिए कोई बुनियादी खतरा पैदा करने का कोई तरीका नहीं था। उसके लिए सामूहिक लड़ाई और आमने सामने की लड़ाई में कोई अंतर नहीं था। उसने अचानक अपने पैर पटक दिए और उसकी आकृति वैनिशिंग शैडो जहरीले मगरमच्छ कबीले के विशेषज्ञों के गठन में चली गई। जैसे ही वो अंदर पहुंचा, येज़िवेन पर हर तरह के भयानक हमले शुरू कर दिए गए। आकाश में उल्कापिंड की तरह अनगिनत हमले विशाल आकाश को काट देते हैं। दूसरी ओर येज़िवेन जल्दबाजी में नहीं थी। उसने उग्र लंबी कृपाण को लहराया और उसमें अपनी रक्षा की। उसकी उग्र कृपाण आभा के तहत सभी हमले तुरंत आधे में कट गए। वे येज़िवेन के लिए बिल्कुल भी ज्यादा खतरा पैदा नहीं कर सकते थे। दूर से देखने पर येज़िवेन आग की लपटों से घिरी हुई लग रही थी। उसके महीन काले बाल हवा में लहरा रहे थे और उसकी अभिव्यक्ति असाधारण रूप से गंभीर और कठोर थी। उसके शरीर पर स्वर्ण देवियां उभर रही थीं और वह एक स्वर्ण देवता की तरह लग रहा था। वह अत्यंत भयानक था। द वैनिशिंग शैडो पॉइजनस क्रोकोडाइल क्लैन के विशेषज्ञों ने अभी अभी अपने हमले समाप्त किए थे। वे थके हुए थे और अभी तक ठीक नहीं हुए थे। इस मोड़ पर येज़िवेन ने अपनी चाल चली। धधकती ब्लेड की तुरंत आग की लपटों से बाहर निकल गई। उन गायब छाया जहरीले मगरमच्छ कबीले के विशेषज्ञों ने देखा कि येज़िवेन पीछे हट रही थी। ऐसा लग रहा था कि वे पूरी तरह से उनसे दब गए हैं। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि वह इस समय कोई कदम उठाएंगे। द ब्लेजिंग ब्लेड की ने विशाल आकाश को पार किया और तुरंत एक गायब छाया जहरीले मगरमच्छ कबीले के कानून घोषणापत्र क्षेत्र के पहले स्तर के विशेषज्ञ के शरीर में फिसल गया। उसका आंतरिक कवच, क्यूई सुरक्षा और शारीरिक साधना इस कृपाण के सामने बहुत कमजोर और हास्यास्पद लग रहा था। एक बार वह जिस रक्षा पर भरोसा करता था वह बहुत कमजोर थी। वह येज़िवेन की कृपाण का सामना भी नहीं कर सका। द वैनिशिंग शैडो जहरीला मगरमच्छ कबीले का कानून प्रकटीकरण क्षेत्र प्रथम स्तर का विशेषज्ञ अभी भी अविश्वास में था। उन्होंने हजारों वर्षों तक फले फूले बादल सागर क्षेत्र पर अपना दबदबा कायम रखा था। यदि कोई दुर्घटना नहीं होती तो वह हजारों वर्षों तक विस्मयकारी बना रहता जब तक कि एक दिन वृद्धावस्था में उसकी मृत्यु नहीं हो जाती। हालांकि उन्होंने यहां इस तरह मरने की कभी उम्मीद नहीं की थी।
वह एक आधे कदम कानून घोषणा पत्र दायरे के दिवंगत बच्चे के हाथों मर जाएगा। वह अपने दायरे से महज आधा कदम की दूरी पर था। आमतौर पर वह उस आधे कदम की परवाह नहीं करता, लेकिन अब यह उनके जीवन के लिए एक घातक बाधा बन गया था। कुछ लोग असाधारण पैदा हुए थे। उदाहरण के लिए येज़िवेन। हालांकि येज़िवेन ने अभी अभी एक लॉ मैनिफेस्टेशन रियल्म विशेषज्ञ की हत्या की थी, यह कमोबेश एक चुपके से किया गया हमला था। यह अब जैसा दिखता था उससे कहीं कम चौंकाने वाला था। फले फूले बादल सागर क्षेत्र में इन ऊंचे और शक्तिशाली बड़े शॉट्स को पहली बार एहसास हुआ कि शायद वे भी मर जाएंगे। इसके अलावा उन्हें बेरहमी से मार दिया जाएगा। यह 4 शहरों को झटका नहीं देगा और किसी को भी आश्चर्य नहीं होगा क्योंकि उनके सामने का व्यक्ति बहुत शक्तिशाली था। हालांकि येज़िवेन ने उन्हें प्रतिक्रिया देने का कोई मौका नहीं दिया। वह तुरंत भीड़ में घुस गया और मारपीट करने लगा। जहरीले ज्वलंत ड्रैगन कबीले के विशेषज्ञ भी जल्दी से येज़िवेन के घेराव में शामिल हो गए। दोनों पक्षों में बेवजह मारपीट होने लगी। यहाँ येज़िवेन को घेरने वालों में से कोई भी औसत दर्जे का नहीं था। उनमें से सबसे कमजोर भी कानून घोषणा क्षेत्र में एक बड़ा शॉट था। उनमें से इलियानहेंग और जहरीले फ्लेमिंग ड्रैगन कबीले के कुलपति थे, जिन्होंने वास्तव में पूरे फले फूले बादल सागर क्षेत्र पर शासन किया था। हालांकि उनमें से कई थे, लेकिन क्योंकि एक शिवेन हमेशा मारने के लिए उनके बीच में घुस आते थे, संख्या में उनका फायदा प्रदर्शित नहीं किया जा सकता था क्योंकि वे अपने ही लोगों को चोट पहुंचाने से डरते थे। हालांकि येज़िवेन अपने ही लोगों को चोट पहुंचाने से नहीं डरता था क्योंकि उसके अलावा उसके पक्ष में कोई और नहीं था। इस समय केवल वह उसके पक्ष में था। इस समय अत्याचारी शरीर पूरी तरह से प्रकट हो गया था। यह एक ही रैंक के प्योरब्रेड ड्रैगन के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए पर्याप्त था। अकेले कुछ ड्रैगन ब्लडलाइन वाले जहरीले फ्लेमिंग ड्रैगन कबीले को छोड़ दें। एक चीख के साथ लॉ मैनिफेस्टेशन रियल्म के दूसरे स्तर पर एक जहरीले फ्लेमिंग ड्रैगन कबीले के विशेषज्ञ को येज़िवेन ने मौके पर ही आधा काट दिया। आसमान में खून बिखर गया। येज़िवेन पहाड़ से उतरते हुए बाघ की तरह थी। उसके मन में जरा भी संकोच नहीं था और उसने बेरहमी से हमला किया। ये लोगों के हमले येज़िवेन के शरीर पर देवत्व की रक्षा को भी नहीं तोड़ सके। यहाँ तक अगर यह टूट गया तो एक शिवेन को चोट पहुंचाना मुश्किल था जिसके पास अत्याचारी शरीर था। उल्लेख नहीं है कि उनके पास फीनिक्स पुनर्जनन तकनीक थी। चोट लगने पर भी वह चंद सांसों में ठीक हो जाता था। मौत को प्रणाम। इलियानहेंग गुस्से में मगरमच्छ की तरह धीमी आवाज में गुर्राया। व्यवस्था प्रकटीकरण क्षेत्र के तीसरे स्तर के शिखर की उसकी साधना तत्काल प्रकट हो गई थी। उसके हाथ में एक लंबी कृपाण दिखाई दी और वह हिंसक रूप से नीचे गिर गया। एक विशाल प्राचीन उजाड़ मगरमच्छ हवा में खींचा गया था। येज़िवेन को एक काटने में निगल रहा था। इस प्राचीन उजाड़ विशालकाय मगरमच्छ के शरीर में अनगिनत कृपाण रोशनी रूपांतरित हो गई और उन्होंने सीधे येज़िवेन का गला घोंट दिया। वे सीधे येज़िवेन को मारना चाहते थे। हालांकि येज़िवेन का चरित्र बिना लड़ाई के पकड़े जाने का कैसे हो सकता है। वह तुरंत अपनी कृपाण से फिसल गया, जो पूरे आकाश में आग की लपटों में बदल गई, सीधे ऊपर आने वाली कृपाण रोशनी को जला दिया। इसके तुरंत बाद प्राचीन उजाड़ विशालकाय मगरमच्छ के पूरे शरीर को सीधे उसके पेट से येज़िवेन द्वारा काट दिया गया था। एक ही सांस में येज़िवेन ने इलियानहेंग के आक्रमण को पूरी तरह से नष्ट कर दिया था। इलियानहेंग झेंग बयई और अन्य से अधिक मजबूत था। अगर झेंग बयई और अन्य लोगों को यहाँ घेर लिया गया होता तो वे मारे जाते। दुर्भाग्य से उन्होंने येज़िवेन का सामना किया। उस समय जब विशाल प्राचीन उजाड़ विशालकाय मगरमच्छ टूट गया था, येज़िवेन की दिव्यता पहले ही इलियानहेंग के सामने उड़ चुकी थी। इलियानहेंग हैरान और गुस्से में थे। येज़िवेन ने वास्तव में उसके सामने मारने की हिम्मत की। कौन है ये? कितना समय हो गया है जब किसी ने मेरे सामने इतना गुस्ताखी करने का साहस किया है। हालांकि येज़िवेन की गति का लाभ बहुत तेज था। इलियानहेंग के शरीर पर एक अंतहीन ज्वाला भड़क उठी। इलियानहेंग का फिगर अचानक पीछे हट गया। एक पल में वह सैकड़ों मीटर दूर पीछे हट गया, लेकिन तब भी थोड़ी देर हो चुकी थी। येज़िवेन की कृपाण उसके पास से गुजर गई। उसके पेट के निचले हिस्से में गहरा घाव हो गया। यह एक भयानक घाव था जिसने उसे लगभग आधा काट दिया था। यही इलियानहेंग की अत्याचारी ताकत को भी दर्शाता है। यदि यह एक साधारण कानून अभिव्यक्ति क्षेत्र विशेषज्ञ होता तो वह येज़िवेन का विरोधी बिल्कुल नहीं होता। इस समय अन्य वैनिशिंग शैडो जहरीले मगरमच्छ कबीले के विशेषज्ञ इलियानहेंग की रक्षा के लिए दौड़ पड़े। ईहोंग, क्राउन प्रिंस क्रोकोडाइल, ईयंग और अन्य की पहले मृत्यु हो गई थी। संक्षेप में यह कुछ भी नहीं था क्योंकि उन्हें केवल कबीले के नेता के उम्मीदवार के रूप में माना जा सकता था। सैकड़ों सालों में ऐसे कई लोग हुए हैं। यह कुछ भी नहीं था। हालांकि कबीले के नेता का महत्व अलग था। यह संपूर्ण लुप्त छाया जहरीला मगरमच्छ कबीले का प्रतीक था। एक बार कबीले के नेता के गिर जाने के बाद फले फूले बादल समुद्र क्षेत्र में उनका पूरा शासन हिल जाएगा। लेकिन उन्हें अभी भी नहीं पता था कि उन्हें किस तरह के प्रतिद्वंद्वी का सामना करना पड़ रहा है।
बजना, येज़िवेन की लंबी कृपाण खुल गई थी। बहुत से लोग केवल आफ्टर इमेज देख सकते थे। एक उग्र कृपाण आभा ने एक गायब छाया जहरीले मगरमच्छ कबीले विशेषज्ञ को सीधे गिरा दिया, जो इलियानहेन को बचाने के लिए हवा में आधा भाग गया। दूसरा, फलते फूलते बादल सागर क्षेत्र में अन्य प्रमुख ताकतों के स्काउट्स ने एक और लॉ मैनिफेस्टेशन रियलम विशेषज्ञ को येज़िवेन के हाथों में गिरते देखा और उन सभी को ठंडक महसूस हुई। हर कोई थोड़ा डरा हुआ था। वे सड़क के किनारे बंद गोभी नहीं थे जिन्हें आसानी से काटा जा सके। वे विधि घोषणा विशेषज्ञ थे। वे इतने शक्तिशाली थे कि फले फूले बादल सागर क्षेत्र को उल्टा कर सकते थे। वे अस्तित्व थे जो अधिकार रखते थे। फिर भी वे येज़िवेन के हाथों मारे गए। वे आसानी से उन लोगों के नाम भी पुकार सकते थे और उनके गौरवशाली युद्ध अभिलेखों का पाठ कर सकते थे। वे युवा विशेषज्ञ थे जो एक समय के लिए हावी हो गए और बाद में फले फूले बादल सागर क्षेत्र के शासक बन गए। लेकिन अब वे येज़िवेन के हाथों मर गए। शायद वह उनका नाम भी नहीं जानता था, न ही वह कभी उन्हें जानना चाहता था। येज़िवेन का हर ब्लेड भारी नुकसान पहुंचाने में सक्षम था। उनके लगभग सभी ब्लेड हमलों ने अपना लक्ष्य नहीं छोड़ा। यह असाधारण रूप से भयानक था। उनके ब्लेड का इरादा अतुलनीय रूप से दबंग तरीके से बह गया। यह ऐसा था मानो एक प्राचीन अधिपति एक अभियान पर जा रहा हो, जो अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को बहा ले जा रहा हो। इस बिंदु पर लड़ाई को दुखद बताया जाने लगा, लेकिन दोनों पक्षों ने पीछे हटने से इनकार कर दिया। लुप्त छाया जहरीले मगरमच्छ कबीले और जहरीले ज्वलंत ड्रैगन कबीले के विशेषज्ञों के लिए येज़िवेन को मारना चाहिए। यदि येज़िवेन को नहीं मारा जा सका तो वह एक राक्षस बन जाएगा जिससे वे उसकी भयानक विकास गति के साथ थोड़े समय में निपट नहीं पाएंगे। उस समय उनका कयामत होगा। वर्तमान येज़िवेन पहले से ही बहुत भयानक थी। यदि उसे और 10 वर्ष या 100 वर्ष भी दिए जाते तो वह किस हद तक बढ़ता। वे अभी भी एक खूनी लड़ाई लड़ सकते थे और उसे मार सकते थे। हालांकि कुछ वर्षों के बाद उनके पास उसके सामने आने की योग्यता भी नहीं होगी। शायद उस समय येज़िवेन के लिए एक चींटी को चिकोटी काटने से ज्यादा आसान होगा उन्हें चिकोटी काटकर मारना। यह सोचकर वे असामान्य रूप से दुखी हुए बिना न रह सके। फले फूले बादल सागर क्षेत्र के अधिपति के रूप में उन्होंने कई वर्षों तक पूरे समृद्ध बादल सागर क्षेत्र पर शासन किया था। उन्होंने कभी ऐसे दुखद क्षण का अनुभव कब किया? वे हमेशा दूसरों को कुचलते और आवारा कुत्तों की तरह भगा देते थे। अब येज़िवेन के सामने हमला करना और बचाव करना आसान था। थोड़ा कमीने, मरो। येज़िवेन ने एक जहरीले ज्वलंत ड्रैगन कबीले के कानून घोषणा पत्र क्षेत्र के पहले स्तर के विशेषज्ञ को एक कृपाण के साथ मार डाला। इस समय एक लुप्त होती छाया जहरीली मगरमच्छ कबीले के कानून घोषणा पत्र दायरे के बड़े दहाड़ते हुए दौड़ पड़े। उसने सीधे येज़िवेन पर वार किया। तेज पंजे विशाल आकाश के माध्यम से मानो आकाश को चीर रहे हों। उसने तुरंत येज़िवेन की खोपड़ी पकड़ ली। उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई, जैसे कि वह पहले से ही येज़िवेन के सिर के फटने का दृश्य देख सकता था। येज़िवेन ने देखने की जहमत नहीं उठाई। उसके पूरे शरीर पर अनगिनत छिद्र खुल गए और अनगिनत स्वोट की बाहर निकल आए, जिससे उसके शरीर के ऊपर एक तलवार बन गई और तुरंत कट गई। बूम! उसने एक रक्त दर्ददार चीख निकाली। तलवार ने सीधे उसके पंजे को काट डाला था। हालांकि उसने पहले ही अपने हाथों का बहुत ऊंचे स्तर तक अभ्यास कर लिया था और यहां तक कि उसे प्रबलित लोहे के पंजे भी कहा जा सकता था, लेकिन येज़िवेन की तेज तलवार क्यूई के सामने वह बस एक भी वार झेलने में असमर्थ था। उसका शरीर जल्दी से पीछे हट गया, लेकिन प्रकाश की एक किरण थी जो उससे भी तेज थी। तुरंत प्रकाश की एक चमकदार किरण खींच रही थी। गायब छाया जहरीला मगरमच्छ कबीले विशेषज्ञ का सिर सीधे नीचे फिसल गया। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि वो येज़िवेन के हाथों ऐसे ही मर गया। येज़िवेन, इलियानहेन, वुफा, चांगजई और जहरीले फ्लेमिंग ड्रैगन कबीले के कुलपति और सुप्रीम एल्डर। कानून घोषणा क्षेत्र के तीसरे स्तर के शीर्ष पर 5 विशेषज्ञ, साथ ही कानून अभिव्यक्ति दायरे के तीसरे स्तर के 1 दर्जन से अधिक विशेषज्ञ येज़िवेन को घेर चुके थे। विशेष रूप से इलियानहेन और जहरीले ज्वलंत ड्रैगन कबीले के संरक्षक उनके दिल गुस्से से कांप रहे थे। कानून घोषणा क्षेत्र विशेषज्ञ को विकसित करना आसान नहीं था। हालांकि हर कुछ 100 वर्षों में बड़ी संख्या में प्रतिभाएं सामने आती हैं, उनमें से कुछ ही कानून अभिव्यक्ति के दायरे तक पहुंच पाते हैं। यदि वे दुर्भाग्यशाली होते तो उनमें से कोई भी कानून प्रकटीकरण के दायरे तक नहीं पहुंच पाता। उनके लिए अपने शेष जीवन के लिए हाफ स्टेप लॉ मैनिफेस्टेशन दायरे के चरम पर अटके रहना असामान्य नहीं था। अन्य अधिपति बलों में भी ऐसा ही था। कोई फर्क नहीं पड़ा। एक विशेषज्ञ की मृत्यु का मतलब था कि पिछले सैकड़ों वर्षों में उनके प्रयास व्यर्थ थे। यह कहने की बात नहीं है कि एक ही बार में इतने सारे विशेषज्ञ मर गए। अब गिनती करते हुए येज़िवेन के हाथों मरने वाले विशेषज्ञों की संख्या निश्चित रूप से 1 दर्जन से अधिक हो गई थी। ये विशेषज्ञ आमतौर पर राजकुमारों की तरह रहते थे। अगर वे येज़िवेन से नहीं मिलते तो शायद वे बुढ़ापे में मर जाते। उनका दिल कैसे नहीं कांप सकता था। विशेषज्ञों की लाशें लगातार आसमान से गिरती थीं।
लड़ाई ने आकाश और पृथ्वी को उल्टा कर दिया। अनगिनत आध्यात्मिक ऊर्जा लंबे समय से बिखरी हुई और असामान्य थी। उन प्रमुख ताकतों के जासूसों की नज़र में यह सिर्फ एक आह थी। उनके लिए यह खून टपक रहा था। इस समय वे कैसे नहीं समझ सकते थे कि उन सामान्य कानून घोषणापत्र विशेषज्ञों के लिए यक्षिवेन के लिए एक घातक खतरा पैदा करना असंभव था। एक बार जब वे यक्षिवेन से उलझ गए तो वे लगभग मर जाएंगे। कोई अपवाद नहीं था। हालांकि इस समय यक्षिवेन के लिए यह आसान नहीं था। आखिरकार वहां कानून घोषणा क्षेत्र के दर्जनों विशेषज्ञ थे। जब दर्जनों डोमेन ने येजिवेन को अपनी गति से भी घेर लिया तो यह एक भयानक स्तर तक कम हो जाएगा, मानो वह किसी दलदल में गिर गया हो। हालांकि वह अभी भी एक ह्यूमनॉइड टैंक जितना मजबूत था, आखिरकार उसकी तुलना उस स्थिति से नहीं की जा सकती थी जब वह अपने चरम पर था। बार बार प्रहार किए जाने के कारण उनके शरीर पर स्थित स्वर्ण देवत्व बहुत धुंधला और नष्ट हो गया था। ये स्वर्ण देवत्व पतली हवा से उत्पन्न नहीं हुए थे। वह देवता नहीं था, केवल एक ईश्वर ही इन देवत्व को धारण और उपयोग कर सकता है। इसने उनके हाथों में असाधारण शक्ति का संचार किया, लेकिन साथ ही देवत्व के प्रत्येक सूत्र का उत्पादन और पोषण बहुत कठिन था। यह उन रहस्यमय लपटों से भी अधिक कठिन था। अब यह बहुत मंद हो गया था। यहाँ तक येजिवेन के अत्याचारी शरीर पर भी कई निशान थे। हालांकि उनमें से कई मामूली चोटें थीं जिन्हें फीनिक्स रीजनरेशन तकनीक द्वारा एक पल में पूरी तरह से ठीक किया जा सकता था। यह साबित करने के लिए पर्याप्त था कि इन लोगों के प्रयास व्यर्थ नहीं थे। इस समय समुद्र की सतह से दर्जनों विशाल और भयानक क्रूर जानवरों का आभामंडल बह गया। उनमें से हर एक 100 फुट से अधिक लंबा था और कुछ उससे भी लंबे थे। उन्होंने पूरे युद्ध क्षेत्र का चक्कर लगाया। जब भी कोई लाश समुद्र में गिरती थी तो वह उन्मादी लड़ाई को जन्म देती थी। दरअसल ये कोई साधारण लाशें नहीं थीं, ये कानून घोषणा विशेषज्ञों की लाशें थीं। हालांकि वे येजिवेन के हाथों कमजोर थे, लेकिन इससे इनकार नहीं किया जा सकता था कि उनके पास निरंकुश अत्याचारी ताकत थी। उनका रक्तसार सामान्य योद्धाओं के लिए एक खजाने की तरह था। चूंकि 2 कुलों के एक योद्धा की पहली लाश समुद्र में गिरी थी, ये भयंकर समुद्री जानवर जो खून की गंध के प्रति संवेदनशील थे, हजारों मील दूर से दौड़ पड़े। पूरे समुद्र को देखते हुए यह एक काला द्रव्यमान था जो प्रमुख बलों के जासूसों को द्वीप पर पीछे हटने और दूर से देखने के लिए मजबूर करता था। उन्होंने बिल्कुल भी पास आने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि समुद्र में दर्जनों समुद्री जानवर भी बेहद भयानक थे। इन समुद्री जानवरों के शरीर अत्याचारी थे और जब वे निर्दयी हो गए तो उनकी तुलना कानून के चरण क्षेत्र के विशेषज्ञों से की जा सकती थी। यह कुछ ऐसा नहीं था जिसे जासूस संभाल सकते थे। यहाँ तक कि कुछ जासूस ऐसे भी थे जो जाने के लिए तैयार नहीं थे और उन्हें जानवरों ने वहीं निगल लिया। जब भयंकर जानवर समुद्र में गिर गया तो उसने वास्तव में सीधे पानी में एक बड़ा गड्ढा कर दिया। अनगिनत समुद्री जल ने लहरों की परतें बनाई और इसने लगभग सुनामी का रूप ले लिया। कोई सोच सकता है कि यह कितना भयानक था। यदि यह सामान्य समय में होता तो कोई भी पक्ष इन जानवरों को अपना भोजन छीनने नहीं देता। ये सब बहुत कीमती थे, लेकिन अब वे इसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं कर सकते थे। वे केवल इन जानवरों को समुद्र में 2 कुलों के विशेषज्ञों की लाशों को खाने दे सकते थे। दोनों कुलों के स्वामी अत्यंत क्रोधित थे। इस छोटे से जानवर से छुटकारा पाने के बाद वे समुद्र के सभी जानवरों को मार डालेंगे। वे बुद्धिमान प्राणी और कुल 2 कुलों की प्रतिष्ठा के कारण उतावलेपन से काम लेने की हिम्मत नहीं करेंगे। हालांकि ये समुद्री जानवर अलग थे। वे केवल सहज प्रवृत्तियों वाले जानवरों का एक समूह थे। येजिवेन ने लगातार अपनी श्वास को समायोजित किया और अपने शरीर पर लगी चोटों से उबरने के लिए लगातार फीनिक्स रीजनरेशन तकनीक का इस्तेमाल किया। येजिवेन, अगर तुम इसी तरह जारी रही तो तुम भी घायल हो जाओगे, येमो ने प्रकट होकर कहा। जब तक मैं 2 कुलों के सभी आकाओं को मार सकता हूं, यह कुछ कीमत चुकाने लायक है। यक्षिवेन ने परवाह नहीं की। 5 उस्तादों ने येजिवेन के चारों ओर चक्कर लगाया और लगातार उस पर बमबारी की। आज बाहर जाने के बारे में मत सोचो। इस समय ई चांगजी, जो सबसे पुराना लग रहा था, अचानक टूट गया। उनके हाथ में एक लंबा भाला दिखाई दिया। भाले की छाया अजगर जैसी थी। जब येजिवेन अन्य मालिकों के हमलों से निपटने में व्यस्त थी तो वो येजिवेन के सामने एक जहरीले सांप की तरह दिखाई दिया। ये तुरंत ही यक्षिवेन की सतह पर मौजूद स्वर्णिम दिव्यता में छेद कर गया। इसके तुरंत बाद लंबा भाला तुरंत यक्षिवेन के शरीर में घुस गया। पफ! हालांकि यक्षिवेन ने आखिरी समय में प्रतिक्रिया दी, फिर भी उसका बचना एक कदम धीमा था। उसका पूरा निचला पेट छिद गया था और खून तुरंत बाहर निकल आया। हालांकि येजिवेन की प्रतिक्रिया भी धीमी नहीं थी। उसने सीधे अपनी कृपाण की ब्रांडिंग की और उसे बहा दिया। ई चांगजी लगभग समय पर प्रतिक्रिया नहीं दे सके। उसका पूरा शरीर लगभग आधा कटा हुआ था। येजिवेन को नहीं पता था कि उसकी कितनी पसलियां टूट गई हैं। जब तक वह 1000 फीट से अधिक दूर नहीं हो गया तब तक वह पूरी तरह से पीछे हट गया। फिर वह रुक गया। वह हवा में एक मोमबत्ती की तरह लग रहा था। अब उसे लग रहा था कि वह कभी भी मर सकता है।
येज़िवेन के ब्लेड ने उसकी लगभग सारी जीवन शक्ति को काट दिया था। जीवत्ता के मामले में येज़िवेन उससे कहीं अधिक शक्तिशाली थी। ई चांगजी ने सिर्फ येज़िवेन को देखा, उसके मुंह के कोने पर खून लगा हुआ था। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, युवा पीढ़ी समय के साथ हमसे आगे निकल जाएगी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मानव कुल में आप जैसा गुरु होगा। यह अफसोस की बात है कि आप जितने अधिक प्रतिभाशाली हैं, मेरे कबीले के लिए उतना ही बड़ा खतरा है। किसी भी हालत में तुम जीवित नहीं रह सकते। ई यंग के साथ आपका क्या रिश्ता है? येज़िवेन ने अपने शरीर पर खून बहने वाले घाव को सील कर दिया, ई लियानहेंग के हमले से बचा और पूछा। क्रोकोडाइल शैडो के साथ आपका क्या रिश्ता है? येज़िवेन ने अपने शरीर पर खून बह रहा घाव को सील कर दिया, ई लियानहेंग के हमले से बचा और पूछा। अभी अभी के प्रहार से उसने क्रोकोडाइल शैडो के समान एक आभा महसूस की। अगर उसे यकीन नहीं होता कि मगरमच्छ की छाया उसके द्वारा मारी गई है, तो वह यह भी सोचेगा कि मगरमच्छ की छाया फिर से जीवित हो गई है। हालांकि क्रोकोडाइल शैडो की तुलना में ई चांगजई की हत्या करने की क्षमता अधिक कुशल थी। लगभग एक पल में येज़िवेन भी प्रतिक्रिया नहीं दे सकी। ई चांगजई ने पूरी आभा को समेट लिया, यहां तक हत्या के इरादे को भी नहीं। जब उसने हमला किया तभी राक्षसी हत्या का इरादा फूट पड़ा। उस वक्त हम लोग बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं कर सकते थे। उन्हें केवल चाकू मारकर मार डाला जाएगा। येज़िवेन की प्रतिक्रिया की गति के साथ भी ई चांगजई के निचले पेट में छेद कर दिया गया था। इस बूढ़े आदमी ने येज़िवेन को एक बेहद खतरनाक एहसास दिया, लेकिन सौभाग्य से येज़िवेन द्वारा ई चांगजई को गंभीर रूप से घायल कर दिया गया था। उस कृपाण ने निश्चित रूप से उसकी थोड़ी सी जीवत्ता को काट दिया था। यह मेरा बेकार का शिष्य है। ई चांगजई की आंखें मगरमच्छ जैसी आंखों की एक जोड़ी की तरह थीं। उसके शिष्य अचानक सिकुड़ गए, वह तुम्हारे हाथों मर गया। उसके गुरु के रूप में मैं किसी भी मामले में बहरा और गूंगा होने का नाटक नहीं कर सकता। इस अपंग शरीर के साथ मैं कुल के लिए केवल एक आखिरी काम कर सकता हूं, जो कि प्राप्त करना है। तुमसे छुटकारा दिलाता हूं और मेरे कबीले की भविष्य की परेशानी को पूरी तरह से मिटा देता हूं। मुझसे छुटकारा पाना, मुझे नहीं लगता कि आप यह कर सकते हैं। येज़िवेन ने बस उपहास किया और ई लियानहेंग के हमले को फिर से चकमा दिया। उसके हाथ में लंबी कृपाण ने तुरंत एक चमकदार रोशनी छोड़ी। एक जहरीला ज्वलंत ड्रैगन कबीले विशेषज्ञ जो समय पर चकमा नहीं दे सका, उसे मौके पर ही आधा काट दिया गया। येज़िवेन का भौतिक शरीर अद्वितीय था और उसके पास अनंत शक्ति थी। वह समुद्र और पहाड़ों को एक ही झटके से दो भाग कर सकता था। जब तक कोई कानून के चरण के दायरे के तीसरे स्तर तक नहीं पहुंच जाता और येज़िवेन के साथ कुछ चालों का आदान प्रदान नहीं कर पाता, तब तक वे खुद को येज़िवेन के पास भेज रहे होंगे। तुम बलवान हो। मैं भी मानता हूं कि तुम हजारों वर्षों में देखे गए सबसे प्रतिभाशाली व्यक्ति हो। तुम्हारे सामने, चाहे वह मेरे कबीले का क्राउन प्रिंस मगरमच्छ हो या मेरा बेकार शिष्य, वे कुछ भी नहीं हैं। दुर्भाग्य से तुम गलत जगह आ गए। यह आपका मंच नहीं है। ई चांगजई को अभी भी ऐसा लग रहा था कि वह किसी भी समय मर सकता है। तुमने काफी मारा है। भले ही तुम आज गिर जाओ, तुम फूले हुए बादल समुद्र क्षेत्र में प्रसिद्ध हो सकते हो। हर कोई ऐसे व्यक्ति के अस्तित्व को हमेशा याद रखेगा। इसलिए आपको चाहिए कोई पश्चाताप नहीं है। आपको अपने साथ इतनी लाशें दफनाकर सम्मानित महसूस करना चाहिए। पागल, दीवाना। आज के बाद मुझे डर है कि यह येज़िवेन वास्तव में पूरे फूले हुए बादल सागर क्षेत्र में प्रसिद्ध हो जाएगा। मुझे डर है कि अगर कोई छिपा हुआ मास्टर नहीं है, तो वह फले फूले बादल सागर क्षेत्र में नंबर 1 मास्टर बन जाएगा। हे भगवान, इस दुनिया के साथ क्या गलत है? युवा पीढ़ी के बीच कोई वास्तव में फूले हुए बादल सागर क्षेत्र में शीर्ष विशेषज्ञ बन सकता है। ऐसा कहा जाता है कि येज़िवेन की पृष्ठभूमि अज्ञात है। क्या वह वास्तव में प्राचीन बेरेंस महाद्वीप में किसी बादशाह का विरासती शिष्य हो सकता है? बहुत से लोगों ने उन अफवाहों को याद किया जो येज़िवेन के उठने के बाद फलते फूलते बादल सागर क्षेत्र में फैल गई थीं। नहीं, मुझे लगता है कि वह केवल एक प्राचीन बड़े शॉट का पुनर्जन्म है। अन्यथा वह इतना भयानक कैसे हो सकता है? एक ही रैंक के बीच वह पहले से ही अजेय है। यदि वह दर्जनों विशेषज्ञों को दबा सकता है, क्या अधिक है, वह पूरी तरह से छलांग लगा रहा है क्षेत्र। राक्षस, वह वास्तव में एक राक्षस है। मुझे नहीं पता कि यह हमारे फले फूले बादल सागर क्षेत्र के लिए अच्छी बात है या बुरी बात। कहा जाता है कि इस शख्स ने ब्लड दायरे के ट्रायल में कई लोगों को नाराज किया है। मुझे आश्चर्य है कि क्या वह हमारे फले फूले बादल सागर क्षेत्र पर अपना गुस्सा निकालेंगे। यह अजगर बहुत बड़ा है। हमारा फलता फूलता क्लाउड सी रीजन एक असली ड्रैगन को पालने के लिए बहुत छोटा है। ई चांगजई ने अपने मुंह के कोने पर खून के धब्बे को ठंडेपन से चबाया। दांत जो केवल थोड़े नुकीले माने जा सकते थे, अचानक नुकीले दांतों में बदल गए। उसके शरीर की त्वचा फिर से असामान्य रूप से कड़ी हो गई। मूल रूप से झुकी हुई आकृति अचानक लंबी हो गई, जैसे कि वह अपने चरम पर लौट आया हो। अंकल, ई लियानहेंग ई चांगजई के परिवर्तन को देखकर चौंक गया। क्या यह गुप्त तकनीक हो सकती है?
न केवल इलियान हेंग बल्कि जहरीले ज्वलंत ड्रैगन कबीले के संरक्षक वूफा और ग्रैंड एल्डर भी हैरान थे। हाँ, यह गुप्त तकनीक है। यह आखिरी लड़ाई है और हमारा आखिरी मौका है। यह व्यक्ति छोटी से छोटी शिकायत का बदला लेगा। अगर हम उसे इस बार नीचे नहीं ले जा सके तो मुझे डर है कि भविष्य में हमारे कबीले में कभी शांति नहीं होगी। ई चांगजई ने बेहोश होकर कहा। इसके तुरंत बाद उसने येजिवेन को देखा और कहा, मेरे कबीले के लिए तुम एक बड़ी आपदा हो, समूचे फले फूले बादल सागर क्षेत्र के लिए आप भी अस्थिरता के स्रोत हैं। आज मैं तुम्हें अपने हाथों से मिटा दूं। यह अच्छा लगता है। अगर यह आपके लिए नहीं होता तो चीजें इस तरह नहीं बनती। येजिवेन ने ठंडे स्वर में कहा, तुम लंबे समय से अधिपति होने के आदी हो गए हो, तेरी आज्ञा का पालन सब लोग करें। तू अपने प्रताप के नीचे भय से कांपता है। आप लंबे समय से भूल गए हैं कि विस्मय क्या है। आप बेईमानी से काम करते हैं। सच में नसीब होता तो कब का बर्बाद हो चुका होता। इस तरह समाप्त होने के लिए केवल आप ही दोषी हैं। ई चंगजई का चेहरा असामान्य रूप से बदसूरत था। शायद जैसा कि येजिवेन ने कहा था, इसके लिए केवल वे ही दोषी थे, लेकिन वह यह सब होते हुए कैसे देख सकता था। बकवास बंद करो। इस बार या तो तुम मरो या मैं मर जाऊं। कहने के लिए कुछ भी नहीं है। ई चांगजई ने अपनी हथेलियों को आपस में जोड़ लिया। क्षण भर में उसके शरीर से अनंत ऊर्जा तरंगें रिसने लगीं। उनकी आभा वास्तव में तीसरे स्तर के शिखर की बाधा को पार कर गई और एक पल में चौथे स्तर के पारलौकिक क्षेत्र में प्रवेश कर गई। इसके अलावा उनकी आभा स्थिर थी। अस्थिरता का कोई निशान नहीं था। दूसरे शब्दों में, ई चांगजई वास्तव में एक चौथे स्तर के पारगमन क्षेत्र के विशेषज्ञ थे। बाद में वह किसी अज्ञात कारण से तीसरे स्तर के पारलौकिक क्षेत्र में गिर गया। अब उन्होंने अपनी पूरी क्षमता को उत्तेजित करने के लिए एक गुप्त तकनीक का इस्तेमाल किया और थोड़े समय में चरम अवस्था में वापस आ गए। कानून प्रकटीकरण दायरे के चौथे स्तर की चोटी, येजिवेन की भौहें थोड़ी सी तनी थीं। वह आखिरकार जानता था कि उसके खतरे की भावना कहाँ से आई थी। कोई आश्चर्य नहीं कि चंगजई येशिवेन को चोट पहुंचा सकता था, भले ही उसे भी येजिवेन ने चोट पहुंचाई हो। हालांकि यह कुछ ऐसा नहीं था जो ट्रांसेंडेंस दायरे के शिखर पर एक साधारण विशेषज्ञ कर सकता था। यहां तक चेन चुशान और जून होंगयुवान जैसे शीर्ष विशेषज्ञ भी टीम में शामिल होने पर उसे चोट नहीं पहुंचा सकते थे, लेकिन वह इस बूढ़े व्यक्ति द्वारा घायल कर दिया गया था। इस समय येजिवेन की चोटें लगभग ठीक हो गई थीं और वह स्थिति से निपटने के लिए हर संभव प्रयास कर सकता था। ई चांगजई हाथ में एक लंबा भाला लेकर चिल्लाया। उनकी आभा आसमान को छू गई, मानो वे सचमुच चरम युग में लौट आए हों। उस युग में जहां वह बेजोड़ था, भाले की नोक ने आकाश की ओर इशारा किया जैसे कि वह आकाश को गिरा सकता है। इस समय वैनिशिंग शैडो जहरीला मगरमच्छ कबीला और जहरीला फ्लेमिंग ड्रैगन कबीले विशेषज्ञ बस बगल में देख रहे थे। उन्होंने भाग नहीं लिया, यहां तक कि इलियान हेंग और अन्य ने भी। हर कोई जानता था कि इस लड़ाई के असली विजेता ई चांगजई और येजिवेन होंगे। यदि वे असफल हुए तो केवल मृत्यु ही उनका इंतजार कर रही थी। दूसरी ओर, अगर ई चांगजई येजिवेन को नहीं मार पाता तो वे बच नहीं पाते। यह सोचकर कई विशेषज्ञ बेहद उदास हो गए। वे आमतौर पर फले फूले बादल सागर क्षेत्र में हवा और बारिश की कमान संभालते हैं, जो लाखों लोगों के जीवन और मृत्यु पर हावी है। लेकिन अब उनका जीवन और मृत्यु उनके हाथों में नहीं, बल्कि येजिवेन और ई चांगजई के हाथों में था। वे अच्छी तरह जानते थे कि जो जीतेगा वही परिणाम तय करेगा। ई चांगजई ने येजिवेन को लंबे समय तक इंतजार नहीं करने दिया, क्योंकि वह अच्छी तरह जानता था कि वह इस अवस्था में अधिक समय तक नहीं रह सकता। अगर यह खींचना जारी रखता तो उसका शरीर बिना येशिवेन को चलाए उसी जगह पर गिर जाता। अचानक आकाश में एक भयंकर उतार चढ़ाव हुआ, जिसके बाद उसमें से एक लंबा भाला ड्रिल किया गया। लंबा भाला पहले आया, फिर ई चांगजई सबके सामने आया। लंबा भाला छाया में जहरीली जीभ की तरह अजीब था। महत्वपूर्ण क्षण में इसने येशिवेन को एक घातक आश्चर्यजनक हमला दिया। भाला सेना का सेनापति था। यह राजसी होना चाहिए, लेकिन ई चांगजई पूरी तरह से अलग शक्ति का उपयोग कर सकता था, जो ई चांगजई की असाधारण क्षमता को साबित करने के लिए पर्याप्त था। बजना, तू जीवेन ने इस बार कृपाण का नहीं बल्कि तलवार का इस्तेमाल किया। लंबी तलवार ने अनगिनत तलवार आभाओं को बहा दिया, फिर वह लंबे भाले की ओर चली गई। हालांकि लंबे भाले की चाल बेहद अजीब थी, लेकिन वो येशिवेन के नियंत्रण से बच नहीं सका। येजिवेन लंबे समय से इसके खिलाफ सतर्क थे और वह भी पूरी तरह से केंद्रित थे, तो उसके पास थोड़ा सा भी बचाव कैसे नहीं हो सकता था। फिर भी लंबा भाला अभी भी उसके सामने आया और वह भाले की नोक से आने वाली तेज सूक्ष्म हवा को महसूस कर सकता था। बूम! लंबी तलवार और भाले की नोक के बीच टक्कर ने एक भयानक चक्रवात को उड़ा दिया, जो सभी दिशाओं में फैल गया। येजिवेन का शरीर सीधे उल्टा उड़ गया। वह पृथ्वी स्तरीय लंबी तलवार इस समय वास्तव में कुछ हद तक इसे धारण करने में असमर्थ थी। येशिवेन के लिए अपने डेब्यू के बाद से ऐसी स्थिति का सामना करना बहुत दुर्लभ था।
तानाशाह शरीर तकनीक का अभ्यास करने के बाद वह हमेशा दूसरे लोगों के हथियारों को पकड़ने में असमर्थ रहता था और उसके अंगूठे और तर्जनी के बीच का जाल टूट जाता था, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि अब उसकी बारी होगी। विपरीत पक्ष के ई चांग ने लॉ मैनिफेस्टेशन दायरे के चौथे स्तर में प्रवेश करने के बाद उनकी ताकत और उनकी पिछली ताकत के बीच एक बड़ा अंतर था। यह लॉ मैनिफेस्टेशन रियल्म के प्रारंभिक चरण से लॉ मैनिफेस्टेशन रियल्म के मध्यवर्ती चरण तक था। अंतर दूसरे स्तर के लॉ मैनिफेस्टेशन दायरे से तीसरे स्तर तक भी बड़ा था। और ई चांगज़ई अपने रक्त और क्यूई के प्रति और भी अधिक उदार था, क्योंकि वह जानता था कि उसके पास अधिक समय नहीं बचा था। बढ़ते रक्त और क्यूई ने उसके शरीर के कार्यों को कम समय में चरम पर पहुंचा दिया, या शिखर से भी अधिक। इसलिए ताकत के मामले में वो येक शिवेन का मुकाबला करने में सक्षम था। वास्तव में वह ताकत के मामले में येक शिवेन को दबाने में भी सक्षम था, जिससे वह बहुत उदास हो गया था। हालांकि वह अच्छी तरह जानता था कि दूसरी पार्टी डूबते सूरज की आखिरी चमक थी। सामान्य परिस्थितियों में ऐसी युद्ध शक्ति का होना असंभव था, लेकिन फिर भी वह अभी भी बहुत उदास था। लेकिन इस समय उनके लिए उदास होने का समय नहीं था। ई चांगज़ई पहले ही फिर से दौड़ पड़ा था। लंबा भाला आया और भूत की तरह चला गया, जहरीले सांप की तरह, जिससे बचाव करना असंभव हो गया। ई चांगज़ई का सामना करना, जो पहले से ही सबसे अच्छी स्थिति में था, येज़िवेन केवल एक रक्षात्मक मुद्रा में हो सकता था, जिससे वह असामान्य रूप से उदास महसूस कर रहा था। चाहे वह गति हो या ताकत, येज़िवेन हमेशा एक भारी स्थिति में थी। लेकिन अब ई चांगज़ई ने उसे पूरी तरह से दबा दिया था। चांगज़ई का लंबा भाला किसी जहरीले सांप की तरह अजीब था। जब वह प्रकट हुआ तो उसका कोई चिन्ह नहीं था। उनके स्तर पर मार्शल दाव की खेती पहले ही चरम पर पहुंच चुकी थी। कोई भी चालों तक ही सीमित नहीं थी। यह भी कहा जा सकता है कि चांगज़ई ने उस राज्य में प्रवेश किया था जहां कोई चाल किसी चाल से बेहतर नहीं थी। इसलिए ई चांगज़ई की चालों का कोई पूर्वानुमेय प्रक्षेपवक्र नहीं था। यह लगभग किसी भी समय बदल सकता है। प्रत्येक चाल में उसके दाव के निशान होते थे। प्रारंभ में ये कुछ भी नहीं थे। येज़िवेन ने स्वयं ऐसे क्षेत्र में प्रवेश किया था। वह इसके खिलाफ लाचार नहीं थे। असली समस्या यह थी कि ई चांगज़ई की गति येक शिवेन से तेज थी। येज़िवेन केवल आखिरी समय में प्रतिक्रिया दे सकती थी। पहली बार वह गति में दब गया, जिससे वह बहुत निष्क्रिय हो गया। ज्यादातर समय उसके पास सीधे चकमा देने का कोई रास्ता नहीं होता था। वह केवल इसे सीधे सीधे लेने का विकल्प चुन सकता था, और जब उसने इसे सीधे लिया तो ताकत के मामले में वह नुकसान में रहेगा। इस तरह की उदास भावना ने उन्हें पहली बार एहसास कराया कि उनके विरोधी कैसा महसूस करते हैं। वे पूरी तरह से असहाय थे। बूम 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 भयानक टक्करें होती रहीं। येज़िवेन की हथेली, जिसमें लंबी तलवार थी, पहले ही पूरी तरह से विकृत हो चुकी थी। उसका हाथ भी थोड़ा कांप रहा था। यह टक्कर के दौरान उसके हाथ में डाली गई भयानक शक्ति का परिणाम था। उसके शरीर पर कुछ और जख्म भी थे। एक ने सीधे उसकी बाह में छेद कर दिया। खून टपकता रहा। वह चोट तब लगी जब वह भाले से बच नहीं सके। हालांकि ई चांगज़ई कोई बेहतर नहीं था। येज़िवेन की बैकहैंड तलवार सीधे उसके आर पार हो गई। ई चांगज़ई की चोट येज़िवेन की चोट से भी बुरी थी, लेकिन यह बेकार था। ई चांगज़ई की युद्ध क्षमता कम नहीं हुई क्योंकि वह बिल्कुल भी कंजूस नहीं था। वह पहले से ही मृत्यु के कगार पर था और वह जानता था कि उसके पास अधिक समय नहीं बचा था। इस संबंध में उन्हें कोई संदेह नहीं होगा और पीछे हटेंगे। ई चांगज़ई अपनी मौत के साथ येज़िवेन को नीचे घसीटना चाहता था। इसके विपरीत येज़िवेन की शंकाएं बहुत अधिक थीं क्योंकि वह केवल ई चांगज़ई के साथ ही नहीं लड़ रहा था। ई लियानहेंग और अन्य लोग उसे लालच से देख रहे थे। एक बार जब वह घायल हो गया तो उसे मौत के घाट उतार दिया जा सकता था। इसलिए वह क्या कर सकता था कि ई चांगज़ई की मृत्यु तक देरी करने के लिए अत्याचारी शरीर की शक्तिशाली गुणवत्ता और फीनिक्स पुनर्जनन तकनीक की जादुई पुनर्प्राप्ति क्षमता का उपयोग करने में देरी और उपयोग करना था। यह भी सबसे अच्छा तरीका था। ई लियानहेंग और दूसरी तरफ के अन्य लोग भी चिंतित थे। हालांकि उन्होंने देखा कि येशिवेन कई जगहों पर पराजित हो रहा है और यहां तक घायल भी हो गया है। वे बहुत स्पष्ट थे कि अब लाभ उठाना बेकार था। ई चांगज़ई मरने से ठीक पहले मर रहा था। अगर ऐसा ही चलता रहा तो येशिवेन के थकने से पहले ही ई चांगज़ई की मौत हो जाएगी। पर यह जानकर वे केवल दूर से ही देख सकते थे और आगे कदम बढ़ाने का साहस नहीं करते थे। यह अब ऐसी लड़ाई नहीं थी जिसमें वे हस्तक्षेप कर सकते थे। यहां तक कि लियानहेंग और अन्य लोगों को भी येशिवेन के सामने कोई उम्मीद नहीं थी, जो पूरी तरह से क्रोधित था। इस लड़ाई के परिणाम को तय करने वाले केवल अखाड़े के 2 लोग थे। बाकी सब केवल प्रतीक्षा कर सकते थे और धीरे धीरे प्रतीक्षा कर सकते थे। आप वास्तव में एक बड़ा खतरा होंगे। ई चांगज़ई को खून की खांसी होती रही। उसे शुरू से ही खांसी में खून आ रहा था। जैसे जैसे समय बीतता गया उसने अधिक से अधिक रक्त बाहर निकाला, यहाँ तक कि कुछ रक्तसार भी शामिल था।
उनकी स्थिति अभी भी चरम पर थी, लेकिन कोई भी समझदार व्यक्ति देख सकता था कि वे जारी नहीं रख सकते थे। जितना अधिक यह ऐसा है, उतना ही मैं तुम्हें जीने नहीं दे सकता, ई चांगजई ने धीरे से कहा। इसके साथ ही ई चांगजई का शरीर अचानक गायब हो गया। तेज, 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 ये इतना तेज था कि एक शिवेन के पास प्रतिक्रिया करने का समय भी नहीं था। ऐसा लगता है कि उसने अतीत में जो गति दिखाई थी उसे पार कर लिया है। इसके अलावा जिस क्षण उसकी आकृति दिखाई दी, उसके पीछे की हवा एक पल में पूरी तरह से ढह गई। उसकी गति इतनी तेज थी कि वह उस गति को पार कर गई थी जिस गति से उसका शरीर हवा को फाड़कर अलग हो गया और गिर गया। इसलिए हर कोई केवल यह देख सकता था कि उसके प्रकट होते ही उसके पीछे की हवा पूरी तरह से ढह गई थी। यह दृश्य असाधारण रूप से चौंकाने वाला था, लेकिन ये ज़िवेन के लिए यह एक बेहद खतरनाक दृश्य था। ऐसा लग रहा था जैसे भाला अंतरिक्ष में घुस गया हो। सबसे पहले भाले का सिर दिखाई दिया और फिर भाले का शरीर दिखाई दिया। यह एक भ्रम था जो तभी उत्पन्न हो सकता था जब किसी की गति चरम पर पहुंच गई हो। इसके अलावा सीधा निशाना ये ज़िवेन का सिर था। वही एक शिवेन के सिर पर गोली मारना चाहता था। ये ज़िवेन के पास केवल सहज रूप से अपना हाथ उठाने का समय था। अपने हाथों को फैलाया और तुरंत खुद के सामने अवरुद्ध हो गया। टकराना, सोने और लोहे के टकराने की आवाज गूंजी और लंबा भाला एक शिवेन की हथेली में घुस गया। पफ, खून के छींटे तुरंत ये ज़िवेन की हथेली में चुभ गए, हथेली की हड्डी को भेदते हुए। हथेली के माध्यम से भाला बड़ी जड़ता के साथ ये ज़िवेन के चेहरे की ओर वार किया। हालांकि उनकी हथेली छिद गई थी, साथ ही इससे उन्हें प्रतिक्रिया करने का समय भी मिला। उसने विरोध करना नहीं चुना, अन्यथा लंबा भाला सीधे उसकी हथेली से उसके सिर को भेदता। इसके बजाय उसने पीछे हटना चुना। ये शिवेन का शरीर एक पल में उड़ गया और वह पागल होकर पीछे हट गया। डैंग डैंग डैंग, उनके द्वारा उठाया गया हर कदम अंतहीन हवा को ढहाता है, जिससे हवा के एक बड़े क्षेत्र का दृश्य बनता है। ई चांगजई द्वारा अभी किए गए दृश्य की तुलना में यह अधिक चौंकाने वाला और विस्फोटक था। 1000 फीट तक पीछे हटने के बाद आखिरकार वह अपने फिगर को रोकने में कामयाब रहे। ऐसा इसलिए नहीं था क्योंकि उसने लंबे भाले के हमले को रोक दिया था, बल्कि ई चांगजई ने खुद को रोक दिया था। बड़े अफसोस की बात है, ई चांगजई का मुंह खून से भर गया। फिर जैसे वह इसे बिल्कुल भी नियंत्रित नहीं कर सका, उसके शरीर के सभी छिद्रों से अनगिनत रक्त फट गया। वह शीघ्र ही लहूलुहान व्यक्ति बन गया। उसकी आंखें धीरे धीरे धुंधली होने लगीं। लगभग मैं अपने कबीले के लिए इस संकट से छुटकारा पा सकता हूं, लेकिन यह अभी भी लगभग है। क्या मेरे कुल का भाग्य यहीं समाप्त होने वाला है? बूम! एक जोरदार विस्फोट के साथ उसका शरीर बम की तरह फटकर मौके पर ही फट गया, जिससे मौके पर भयानक चक्रवात आ गया। एक छोटे परमाणु बम की तरह वह अचानक फट गया। एक विशाल मशरूम का बादल धीरे धीरे ऊपर उठा। ओल्ड पैट्रियार्क, वरिष्ठ, अचानक विस्मयादिबोधक हुआ। हालांकि इस संबंध में उन्होंने कमोबेश अंदाजा ही लगा लिया था, लेकिन फिर भी जब उन्होंने इस दृश्य को देखा तो सभी दंग रह गए। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि ई चांगजई उनकी पूरी निर्भरता और आशा थी। यदि ई चांगजई की मृत्यु हो जाती है तो यह उनके लिए एक बहुत बड़ा आघात था। हफ हफ हफ, ये शिवेन जोर जोर से हौंफने लगी। लगभग, बस थोड़ा सा और। यह बहुत करीब था। इस समय यदि ई चांगजई थोड़ी देर और रुक जाती तो ये ज़िवेन का सिर छेद दिया जाता। ये शिवेन का महत्वपूर्ण बिंदु था। भले ही फीनिक्स पुनर्जनन तकनीक मजबूत थी, सिर में छेद किए जाने से मृत्यु हो जाती थी। इसके बारे में बोलते हुए उन्होंने लंबे समय तक ऐसी रोमांचक स्थिति का सामना नहीं किया था। इससे पहले जब उसने रक्त क्षेत्र में बड़े हाथ का सामना किया था, तब भी वह भाग रहा था। हालांकि यह शर्मनाक था, वास्तव में यह बहुत रोमांचकारी नहीं था। ऐसा इसलिए था क्योंकि बड़ा हाथ उसे पकड़ नहीं पाया था। यह सिर्फ रोमांचकारी लग रहा था। यह समय अलग था। वही चांगजई द्वारा लगभग मारा गया था। जब तक वो थोड़ा और टिका रहा, वो एक शिवेन को भेद सकता था। ये ज़िवेन सीधे खड़े हुए और अपनी दाहिनी हथेली में फंसे लंबे भाले को बाहर निकाला। भाले में खून से सना छेद था और वह बुरी तरह क्षत विक्षत दिख रहा था। यह बहुत भयानक था और अंदर की हड्डियां तुरंत चकनाचूर हो गईं। ये ज़िवेन के अत्याचारी शरीर को एक अत्यंत बहादुर शरीर कहा जा सकता है। यह समान स्तर के एक अजगर को भी मार सकता है। देखा जा सकता था कि उनका शरीर किस हद तक निडर था। इसके अलावा उसकी हड्डियां उसके शरीर का सबसे कठोर हिस्सा थीं। सामान्यतया अतीत में जिन दुश्मनों का उसने सामना किया था, उनके लिए यह दुर्लभ था कि वे उसे पीट पीट कर मार डालें। उसकी हड्डियों को तोड़ना तो दूर की बात है, ऐसा अतीत में कभी नहीं हुआ था। इससे पता चलता है कि इस भाले की ताकत कितनी भयानक थी। हालांकि अभी ये ज़िवेन पूरी तरह से नुकसान में था, ई चांगजई भी जानता था कि वह ये ज़िवेन को नहीं मार सकता। इसके विपरीत ई चांगजई मर रहा था। वह जानता था कि समय समाप्त हो रहा है, इसलिए उसने अपने शरीर की सारी शक्ति अंतिम भाले में झोंक दी। एक झटके में एक शिवेन को मारने की कोशिश कर रहा था।
कम से कम वह येज़िवेन को गंभीर रूप से घायल करना चाहता था ताकि इलियानहेंग और अन्य लोगों के लिए येज़िवेन को मारने के लिए सबसे अच्छी स्थिति बनाई जा सके। कौन जानता था कि यह अभी भी अंत में विफल रहा है। हालांकि उसने येशिवेन की हथेली में छेद कर दिया था, फिर भी वह अंत में येशिवेन को मारने में असफल रहा। जब येज़िवेन ने लंबा भाला निकाला तो उसकी हथेली का घाव भी धीरे धीरे ठीक होने लगा। यह नंगी आंखों से दिखाई देने वाली गति से ठीक हुआ। फीनिक्स पुनर्जनन तकनीक की शक्ति ने आखिरकार कुछ उग्रता दिखाए। उसने अपनी मुट्ठी भींच ली और बिल्कुल भी परवाह नहीं की। ये घाव बहुत ही भयानक और भयानक लग रहे थे। वास्तव में ऐसा कुछ भी नहीं था। बात बस इतनी थी कि वह कई सालों से चोटिल नहीं था, इसलिए उसे कुछ हद तक इसकी आदत नहीं थी। हालांकि इस मामले ने उन्हें यह भी याद दिलाया कि भले ही उन्होंने अत्याचारी शरीर की खेती की हो, वह जय से बहुत दूर थे। अगला तुम्हारी बारी है, येज़िवेन ने सादे स्वर में कहा। इस युद्ध में रक्त ने पूरे समुद्र को ढक दिया, 1000 मील समुद्र को लाल रंग में रंग दिया। हर तरफ लाशें थीं, हैरान कर देने वाली दुनिया। इस युद्ध में रक्त ने पूरे समुद्र को ढक दिया, 1000 मील समुद्र को लाल रंग में रंग दिया। दुनिया को हैरान कर देने वाली लाशें हर जगह थीं। समुद्र में हुई लड़ाई रातों रात पूरे फले फूले बादल सागर क्षेत्र में फैल गई। समूचा फलता फूलता बादल सागर क्षेत्र अचानक अवाक रह गया। अंत में ऐसे परिणाम की किसी को उम्मीद नहीं थी। वास्तव में बहुत से लोग जानते थे कि ये दोनों अधिपति बहुत समय पहले येशिवेन पर घात लगाने के लिए एक साथ आए थे, क्योंकि जब येज़िवेन ने क्रोकोडाइल शैडो और इन्फेनो यंग मास्टर को मार डाला था तो हर कोई जानता था कि दोनों गुट इसे जाने नहीं देंगे। यह कहने की बात तो दूर है कि इतनी सारी युवा प्रतिभाएं एक ही बार में मर गईं। यदि ये दोनों कबीले इस अपमान को निगल सकते हैं तो वे अब दो अत्याचारी अधिपति सेना नहीं होंगे। पिछले लगभग 1 साल में ये दोनों गुट पहले ही येज़िवेन के मामले के कारण कई बार गुई युआन संप्रदाय से भिड़ चुके थे। अंतिम परिणाम यह था कि ये दोनों गुट गुई युआन संप्रदाय से श्रेष्ठ थे और गुई युआन संप्रदाय को इस मामले से परिचित कराने के लिए मजबूर किया। आखिरकार इन दो अधिपतियों के साथ गुई युआन संप्रदाय की शक्ति की तुलना नहीं की जा सकती। दोनों अधिपतियों ने समुद्री क्षेत्र को घेरने के लिए बड़ी संख्या में विशेषज्ञों को भेजा। ये येशिवेन के बाहर आने की प्रतीक्षा कर रहे थे। सभी को लगा कि येशिवेन मर चुकी थी। यदि वह बाहर नहीं आया तो वह रक्त संसार में मर सकता है। एक बार जब वह बाहर आया तो वह दो अधिपतियों के घेरे से बच नहीं सका। 3 साल कई लोगों के लिए एक लंबा समय लग रहा था, लेकिन अत्याचारी खेती वाले इन विशेषज्ञों की नज़र में यह सिर्फ उंगलियों का एक स्नैप था। 3 साल कुछ भी नहीं था। कौन जानता था कि सिर्फ 1.5 साल के बाद ब्लड वर्ल्ड ट्रायल के लिए गए ये युवा लोग एक बार में वापस आ गए और उनकी प्रत्येक ताकत छलांग और सीमा से विकसित हो गई थी। हालांकि दोनों गुटों ने येज़िवेन का इंतजार नहीं किया, लेकिन उन्हें येज़िवेन की खबर भी मिली। वे यह भी जानते थे कि रक्त की दुनिया में येशिवेन बेजोड़ थी। जब यह खबर सामने आई तो इसने तुरंत पूरे फूले हुए बादल सागर क्षेत्र को झकझोर कर रख दिया। मूल रूप से लोगों के इस समूह के बारे में सभी की धारणा यह थी कि वे अभी भी युवा पीढ़ी के थे। हालांकि इस बार उनकी वापसी के बाद वे अचानक एक ऐसा अस्तित्व बन गए जिसकी तुलना कई पुरानी पीढ़ी के विशेषज्ञ भी नहीं कर सकते थे। हर कोई येशिवेन पर ध्यान दे रहा था। कहा जाता था कि वह ब्लड वर्ल्ड में सुर्खियों में थे। उन्होंने 3 सुपर सी डोमेन के शीर्ष जीनियस को हराया था। इस वजह से दोनों अधिपतियों ने जल्दी से अपनी मूल रणनीति बदल दी। मूल रूप से उन्होंने केवल एक ट्रांसेंडेंस रेल्म विशेषज्ञ और आधा चरण ट्रांसेंडेंस रेल्म विशेषज्ञों का एक समूह भेजा। उन्होंने सोचा कि वे येशिवेन को हराने में सक्षम होंगे। बाद में उन्होंने ट्रांसेंडेंस रेल्म के विशेषज्ञों का एक समूह भेजा। उन्होंने लगभग सभी ट्रांसेंडेंस रियलम विशेषज्ञों को भेजा जो वे कर सकते थे। कल्पना करना कठिन था। इस तरह की एक अभियान सेना पूरे फूले हुए बादल सागर क्षेत्र को उड़ने के लिए पर्याप्त थी। बहुत से लोगों ने अपने जीवन में इतने सारे विधि घोषणा पत्र क्षेत्र के विशेषज्ञों को कभी नहीं देखा था। अकेले इन विशेषज्ञों को सामूहिक रूप से भेजा गया था। यह चौंकाने वाला था। हालांकि किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि ऐसी टीम वास्तव में मर जाएगी। ये सभी येज़िवेन के हाथों दुखद रूप से मारे गए थे। एक भी जीवित नहीं बचा था। फले फूले बादल सागर क्षेत्र में ये शीर्ष बड़े शॉट थे। अब वे सभी दुखद रूप से मर गए। एक बार जब यह खबर सामने आई तो सभी की प्रतिक्रिया पहले तो अविश्वास की थी, उसके बाद अराजकता की। समूचा फलता फूलता बादल सागर क्षेत्र उबल रहा था और हर कोई इस मामले के बारे में बात कर रहा था। क्या 2 कुलों के अभियान के विशेषज्ञ सभी मर चुके हैं? यह कैसे संभव है? क्या तुम मुझसे मजाक कर रहे हो? बेशक यह सच है। बहुत से लोगों ने इसे अपनी आंखों से देखा है। तुम नहीं जानते कि उस दिन लहू ने समुद्र को हजारों मील तक दागा था। उसमें अनेक समुद्री जीव विचरण करते थे। इन रक्तरसों और लाशों को खाने के बाद कई समुद्री जानवरों को मौके पर सफलता मिली। यह नकली नहीं हो सकता। हे भगवान, एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है। मूल रूप से पूरे विकसित बादल सागर क्षेत्र पर शासन करने वाले 2 अधिपतियों को जीवन शक्ति का भारी नुकसान हुआ है।
मुझे डर है कि हमारा कबीला समृद्ध बादल सागर क्षेत्र में अपना पूर्व लाभ खो देगा। क्या मानव जाति का उत्थान होने वाला है? बहुत से लोगों ने अविश्वास में इस दृश्य को सुना, विशेषकर समुद्री कुलों ने। उन्हें इसे स्वीकार करना और भी कठिन लगा। ये समुद्री कबीले, चाहे वे किसी भी कबीले से आए हों, चाहे वे मजबूत हों या कमजोर, फलते फूलते बादल समुद्र क्षेत्र में हमेशा उग्र और दबंग रहे हैं। क्यों? ऐसा इसलिए था क्योंकि उन्हें समुद्री कुलों के 3 अधिपतियों का समर्थन प्राप्त था। अब दोनों अधिपतियों ने एक ही बार में दर्जनों कानून घोषणा क्षेत्र के विशेषज्ञों को खो दिया था। कहा जा सकता है कि उनकी जीवटता को भारी क्षति पहुंची है। सामान्य परिस्थितियों में इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, भले ही सैकड़ों आधे अधूरे कानून घोषणा पत्र क्षेत्र के विशेषज्ञ मर गए हों। जब तक कानून घोषणा क्षेत्र के विशेषज्ञ और कानून घोषणा क्षेत्र की रीढ़ बनी रहेगी, तब तक कोई समस्या नहीं होगी। लेकिन अब यहां तक कि कानून घोषणा क्षेत्र के विशेषज्ञ भी एक के बाद एक गिरते जा रहे थे। यह उनकी जीवटता के लिए सिर्फ एक बड़ा झटका नहीं था। अगर वे सावधान नहीं होते तो शायद इस झटके से उबर नहीं पाते। केवल स्वर्ग ही जानता था कि इतने खोए हुए विशेषज्ञों को फिर से भरने में कितने साल लगेंगे। दोनों कबीलों ने लगभग एक ही समय में एक वापस बुलाने का आदेश भेजा, जिसमें उनके कबीले के लोग जो बाहर थे, जल्दी लौटने के लिए कह रहे थे। इसने 2 कुलों को भारी नुकसान होने की अफवाहों की विश्वसनीयता को और तेज कर दिया। बहुत से लोग जो अभी भी संदेह में थे, अब पूरी तरह से इस पर विश्वास कर चुके हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो सबको वापस बुलाने की तो बात ही छोड़िए, वे क्यों घबराते। यह वैनिशिंग शैडो जहरीले मगरमच्छ कबीले और जहरीले ज्वलंत ड्रैगन कबीले के इतिहास में दुर्लभ था। हर बार अतीत में ऐसा हुआ, दोनों कुलों को एक दुर्जय दुश्मन का सामना करना पड़ा। उन्हें बचाव और जीवित रहने के लिए कबीले की रक्षात्मक संरचना का उपयोग करना पड़ा। हालांकि उस तरह की स्थिति दुर्लभ थी। यह केवल कुछ ही बार हुआ, लेकिन हर बार ऐसा हुआ, इसे एक बड़ी घटना कहा जा सकता है जिसने पूरे फूले हुए बादल सागर क्षेत्र को उबाल दिया। और अब ऐसा वास्तव में फिर से हुआ। कोई कल्पना कर सकता है कि इस समय हर कोई कैसा महसूस कर रहा होगा, विशेष रूप से 2 जातियों के जागीरदार। आमतौर पर दोनों जातियों में शामिल होने के बाद वे अच्छे से खाते पीते थे। कई बार वे बेईमानी से काम करते हैं और कई लोगों को नाराज कर देते हैं। और अब वे असामान्य रूप से घबराए हुए थे। उनके सामने ढाल के रूप में 2 जातियों के बिना भविष्य में उनके दिन अच्छे नहीं होंगे। इसके अलावा भले ही दोनों कबीले इस आपदा से बच सकें, उन्हें दर्जनों लॉ मैनिफेस्टेशन रियलम विशेषज्ञों को खोने के बाद लंबे समय तक छिपना होगा। ऐसा इसलिए था क्योंकि यक्षिवेन ही उनका एकमात्र दुश्मन नहीं था। मानव जाति के 3 अधिपति उनके सबसे प्रत्यक्ष विरोधी थे। यहां तक स्काई स्प्लिटिंग वेल, सीक्लैन की सहयोगी, किसी भी समय उन्हें धोखा दे सकती थी और जब वे नीचे थे तो उन्हें मार सकती थी। शायद दसियों हजार सालों तक दोनों कुलों को ऐसे ही छिपना पड़े। यह सोचकर दोनों कुलों के जागीरदारों में खलबली मच गई। उन्होंने एक नए समर्थक की तलाश भी शुरू कर दी। 3 मानवीय अधिपति भी एक अच्छे विकल्प थे। आखिरकार 2 अधिपतियों को भारी नुकसान झेलने के साथ मानव कबीले और समुद्री कबीले के बीच पनपे बादल समुद्र क्षेत्र में स्थिति अचानक उलट गई थी। मूल रूप से समुद्र कबीला घमंडी और दबंग था। उन्होंने मानव कुल को अपनी दृष्टि में बिल्कुल नहीं रखा। पर अब स्थिति बिल्कुल उलट गई थी। मानव कुल को गौरवशाली कहा जा सकता है। इस समय 3 अधिपतियों में शामिल होना बहुत शर्मनाक नहीं था। येज़िवेन के नरसंहार के कारण पूरा फलता फूलता बादल सागर क्षेत्र उथल पुथल में था। इस समय फले फूले बादल सागर क्षेत्र में हर कोई अपराधी पर ध्यान दे रहा था। उसे ट्रैक करने वाला व्यक्ति गुई युआन संप्रदाय में था। येज़िवेन अभी अभी ठीक हुई थी। हालांकि उसके पास अपने शरीर की रक्षा के लिए फीनिक्स रीजनरेशन तकनीक थी और वह कई लोगों से अधिक मजबूत था, फिर भी कुछ चोटों को ठीक होने में कुछ समय लगता था। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्होंने इस समय का उपयोग अंततः अपनी साधना को अर्धचरणीय विधि प्रकटीकरण क्षेत्र के अंतिम चरण के शिखर पर पहुंचाने के लिए किया। ई चांग के साथ एक दिन पहले की लड़ाई की तुलना में वह अधिक अत्याचारी था। उन्होंने इस शक्ति पर पूर्ण रूप से अधिकार कर लिया था। अगर वह इस समय ई चांग से लड़ते तो निश्चित रूप से फिर से ऐसी खतरनाक स्थिति नहीं होती। इसके अलावा उसकी साधना वास्तव में अर्धचरणीय नियम अभिव्यक्ति क्षेत्र की सीमा तक पहुंच गई थी। वह पहले से ही महसूस कर सकता था कि आधे अधूरे कानून के प्रकटीकरण के इस स्तर के दायरे में उसने अपनी सारी क्षमता खो ली थी। आगे बढ़ना उसके लिए असंभव था। इसलिए वह केवल एकांत से बाहर आ सका क्योंकि उसके लिए और अधिक प्रगति करना असंभव था। यदि वह प्रगति करना चाहता था तो उसे पहले पारलौकिक क्षेत्र की आपदा से गुजरना पड़ा, अन्यथा वह और अधिक प्रगति नहीं कर सकता था। गुई युआन संप्रदाय में प्रतिशोध को पार करना उसके लिए उपयुक्त नहीं था क्योंकि वह अच्छी तरह जानता था कि उसका प्रतिशोध कितना भयानक था। यदि उसने यहाँ प्रतिशोध शुरू किया तो पूरा गुई युआन संप्रदाय एक ही बार में नष्ट हो सकता है। वह प्रतिशोध को पार करने के लिए केवल एक और जगह खोज सकता था। तू जीवेन के पास अचानक एक विचार आया, एक उत्कृष्ट विचार।
जब वह दरवाजे से बाहर निकला, पेई जिंगचेन पहले से ही किनारे पर इंतजार कर रहा था। उसने और ये जीवेन ने एक दूसरे को लंबे समय से नहीं देखा था, खासकर तब जब ये जीवेन ने कई लॉ मैनिफेस्टेशन रियलम मास्टर से लड़ाई की थी। वह और भी चिंतित था, लेकिन सौभाग्य से ये जीवेन को इस अवस्था में देखकर उसे ठीक होना चाहिए। वह बहुत स्पष्ट था कि एक शिवेन के पास शायद बॉडी टेम्परिंग के लिए एक बहुत अच्छी मार्शल तकनीक थी, अन्यथा वह इतनी जल्दी बाहर नहीं आता। ये चोटें उसके लिए कुछ भी नहीं थीं, ये जीवेन का तो कहना ही क्या, अगर वो ये जीवेन की जगह होता भी तो वो बहुत पहले ही ठीक हो जाता। हालांकि वह नहीं जानता था कि अगर ये जीवेन केवल अपनी चोटों का इलाज कर रही होती तो वह बहुत पहले ही बाहर आ गया होता। उसके बाहर न आने का कारण यह था कि उसने अपनी साधना को शिखर पर पहुंचा दिया था, इसलिए उसे थोड़ी देर हो गई। पेई जिंगचेन के बगल में एक प्रतिष्ठित अधेड़ उम्र का आदमी ये जीवेन को मुस्कुराते हुए देख रहा था। ये जीवेन, यह मेरे गुरु हैं और गुई युआन संप्रदाय के नेता भी हैं। इस समय पेई जिंगचेन ने ये जीवेन से परिचय कराया। ये जीवेन को अभी एहसास हुआ कि यह व्यक्ति, जो बहुत प्रतिष्ठित दिखता था और उसके चेहरे पर एक गर्म मुस्कान थी, गुई युआन संप्रदाय का शासक था। ये जीवेन ने जल्दी से अपने हाथ जोड़े और कहा, तो यह संप्रदाय का नेता है। इस अवधि के दौरान मुझे लेने के लिए धन्यवाद। मैं वास्तव में आभारी हूँ। ये जीवेन गुई युआन संप्रदाय के नेता के प्रति बहुत आभारी थी। कोई और कारण नहीं था। गुई युआन संप्रदाय बहुत पहले से उस पर ध्यान दे रहा था और उसे बहुत मदद की थी। पहले जब दोनों कबीले उसे चाहते थे, अगर गुई युआन संप्रदाय ने उसे जाने देने से इनकार नहीं किया होता तो ये जीवेन बहुत पहले मर गया होता। तभी ये जीवेन को पता चला कि यह व्यक्ति जो प्रतिष्ठित दिखता था लेकिन एक गर्म मुस्कान रखता था, वह गुई युआन संप्रदाय का संप्रदाय मास्टर था। ये जीवेन ने जल्दी से अपने हाथों को थपथपाया और कहा, यह पता चला है कि यह संप्रदाय के गुरु हैं। इस अवधि के दौरान मुझे अंदर ले जाने के लिए धन्यवाद। मैं वास्तव में आभारी हूँ। ये जीवेन गुई युआन संप्रदाय के संप्रदाय मास्टर के प्रति बहुत आभारी थे। कोई और कारण नहीं था। गुई युआन संप्रदाय लंबे समय से उस पर ध्यान दे रहा था और उसे बहुत मदद प्रदान करता था। पहले अगर यह किंगशान के प्रति गुई युआन संप्रदाय की जिद के लिए नहीं होता तो ये जीवेन बहुत पहले मर चुके होते। अगर गुई युआन संप्रदाय ने उसकी रक्षा नहीं की तो वह छोड़ने का विकल्प चुन सकता था। अधिक से अधिक वह बस फूले हुए बादल सागर क्षेत्र को छोड़ सकता था। उसे अभी भी भरोसा था कि वह बच सकता है। हालांकि यह निर्विवाद था कि गुई युआन संप्रदाय ने एक बार उनकी रक्षा की थी। इसके लिए उन्होंने मौके पर ही दोनों गुटों के साथ मारपीट करने में भी संकोच नहीं किया। ये शिवेन को यही सबसे अधिक मूल्यवान लगा। जैसा कि कहा जाता है, किसी को एहसान का बदला वसंत के साथ देना चाहिए। यह ये जीवेन का जीवन दर्शन था। तथाकथित तामसिक चरित्र वास्तव में इस सिद्धांत का अवतार था। अगर दूसरे उसके साथ अच्छा व्यवहार करते हैं तो वह दोगुना एहसान चुकाएगा। अगर दूसरे उसके साथ अच्छा व्यवहार करते हैं तो वह एहसान का दोगुना जवाब देगा। इसके विपरीत अगर दूसरे उसके साथ बुरा व्यवहार करते हैं तो वह एहसान का दोगुना जवाब देगा। यह बेहद आसान था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने वास्तव में इसे हासिल करने के लिए ज़्यादा भुगतान नहीं किया है। यह सब आपकी अपनी मेहनत का नतीजा है। गुई युआन संप्रदाय के संप्रदाय मास्टर ने श्रेय का दावा नहीं किया। उसने ये शिवेन को संतोष के साथ देखा और आह भरी कि उसकी दूरदर्शिता सही थी। वास्तव में उन्होंने जनता की राय के खिलाफ ये जीवेन की मदद करने का फैसला किया। उस समय यह केवल रक्त क्षेत्र परीक्षण के लिए और मानव जाति और यहाँ तक समृद्ध बादल सागर क्षेत्र को बचाने के लिए था। उसे उम्मीद नहीं थी कि एक शिवेन अंत में इतना बड़ा काम करेगी। उसने सीधे एक शहर पर कब्जा कर लिया। यहाँ तक पेई जिंगचेन, सी ड्रैगन यंग मास्टर और अन्य लोगों ने बहुत सारे लाभ प्राप्त किए और बहुत सारे संसाधनों पर कब्जा कर लिया। ब्लड वर्ल्ड की इस यात्रा में हर कोई ऐसी फसल पाने में सक्षम था। बेशक वे अपनी खुद की प्रतिभा के विस्फोट के बिना नहीं कर सकते थे, लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि ये जीवेन ने फलते फूलते क्लाउड सिटी पर कब्जा कर लिया ताकि उसके बाद से उनमें रक्त के पत्थरों की कमी न रहे। उनकी खेती छलांग और सीमा से आगे बढ़ी। ये जीवेन द्वारा रखी गई इस नींव के बिना वे इतने अच्छे परिणाम कैसे प्राप्त कर सकते थे? यह भी ये जीवेन का श्रेय था। यह कहा जा सकता है कि इस बार न केवल उसने ये जीवेन को गलत नहीं समझा, बल्कि सबसे महत्वपूर्ण बात, क्योंकि वह ये जीवेन के बारे में बहुत सोचता था, उसे एक उदार इनाम मिला। हालांकि यह तभी था जब पेई जिंगचेन ब्लड वर्ल्ड में थे। जब पेई जिंगचेन ब्लड वर्ल्ड से बाहर आए तो उन्होंने पेई जिंगचेन से सावधानीपूर्वक पूछताछ की थी। वह एक शिवेन की कुछ शक्ति को भी जानता था। हालांकि दो कुलों के विशेषज्ञों की तरह, हालांकि वे एक शिवेन को बहुत महत्व देते थे, उन्होंने यह नहीं सोचा था कि एक शिवेन उस बिंदु तक बढ़ गया था जहां वे उस समय उससे निपट नहीं सकते थे। लेकिन कौन जानता था कि एक शिवेन जो अभी अभी ब्लड वर्ल्ड से बाहर आया था, उन्हें एक बड़ा सरप्राइज देगा। इतने वर्षों से उनसे लड़ रहे नश्वर शत्रु को इस बार बड़ी हानि हुई थी।
कम से कम दसियों हजार वर्षों तक उनका मुकाबला करना असंभव था। इन दसियों हजार वर्षों के दौरान मानव जाति का वर्चस्व रहेगा। दसियों हजार वर्षों के बाद अपनी ताकत वापस पाने के लिए उनकी प्रतीक्षा करने का क्या उपयोग था? उस समय मानव कबीले की ताकत पहले से ही एक मजबूत स्तर तक विस्तारित हो चुकी होगी। उस समय मानव जाति फलते फूलते बादल सागर क्षेत्र को पूरी तरह से नियंत्रित करने में सक्षम होगी। उन्हें पहले की तरह समुद्रकुल की छाया में नहीं रहना पड़ेगा। यह समुद्र क्षेत्र में संपूर्ण मानव कुल के लिए बहुत खुशी की बात थी। हालांकि येज़िवेन मानव जाति की युवा पीढ़ी के कई विशेषज्ञों की नज़र में एक नायक बन गई थी। आपने इस बार अच्छा काम किया। आपने हमारे मानव कबीले को अच्छी टक्कर दी, गुई युआन संप्रदाय के संप्रदाय मास्टर ने मुस्कराते हुए कहा। येज़िवेन ने मुस्कराते हुए कहा, मैंने जो किया वह कुछ भी नहीं है। यदि मानव जाति वास्तव में उठना चाहती है, समुद्री कबीले के आधे हिस्से पर कब्जा करना चाहती है या यहाँ तक उन्हें बदलना चाहती है, तो यह अभी भी मानव कबीले के अपने प्रयासों पर निर्भर करता है। आत्मनिर्भर बनो। ठीक है, आत्मनिर्भर बनो। बहुत से लोग भूल गए हैं कि आत्मनिर्भर होने का क्या मतलब है। ऐसा लगता है कि उन्होंने इस तथ्य को पूरी तरह से स्वीकार कर लिया है कि वे समुद्री वंश के अधीन हो गए हैं। गुई युआन संप्रदाय के सेक्ट मास्टर ने कहा, अंतहीन समुद्र क्षेत्र में समुद्री कबीले और मानव कबीले के बीच लड़ाई एक शाश्वत विषय थी। यह सिर्फ इतना था कि मानव कबीले ने धीरे धीरे अंतहीन समुद्री क्षेत्र में एक मुकाम हासिल किया। दोनों पक्षों के बीच लड़ाई अब उतनी खूनी और अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं थी जितनी पहले हुआ करती थी। उस समय जीवित रहने के लिए मानव कबीले ने लगभग हर समुद्री क्षेत्र में कड़ा संघर्ष किया। यह अनगिनत वीर पूर्वजों के अस्तित्व के कारण था कि समुद्री कबीले के ऊपरी सोपानों के पास मानव कबीले के अस्तित्व को स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। हालांकि अभी भी लड़ाइयां होती थीं और कभी कभी समुद्री क्षेत्रों को एक एक करके नष्ट कर दिया जाता था। यह अब अतीत में दो कुलों के बीच पागल संघर्षों के बराबर नहीं था। संप्रदाय गुरु, मुझे कुछ कहना है। क्या मुझे यह कहना चाहिए? इस समय येज़िवेन ने पूछा। जो भी हो, आप इसे कह सकते हैं, गुई युआन संप्रदाय के संप्रदाय मास्टर ने कहा। हालांकि येज़िवेन उसका सम्मान करती थी, लेकिन गुई युआन संप्रदाय के संप्रदाय मास्टर अच्छे और बुरे के बीच भेद नहीं कर सकते थे। उसके सामने जो व्यक्ति था वह एक भयानक व्यक्ति था जिसने दोनों कुलों को पूरी तरह से नष्ट कर दिया था। यद्यपि उसकी साधना बहुत ऊंची नहीं लगती थी, फिर भी कौन इस युवा गुरु को नीची दृष्टि से देखने का साहस करेगा? अनजाने में गुई युआन संप्रदाय के मास्टर ने येज़िवेन को अपने समान स्तर पर रखा। वास्तव में येज़िवेन का रुतबा अपने से भी ऊंचा था। बातचीत के दौरान उसने येज़िवेन को एक जूनियर के रूप में नहीं देखा। पेई जिंगचेन को देखते हुए, जो पहले से ही लॉ मैनिफेस्टेशन दायरे में प्रवेश कर चुके थे, गुई युआन सेक्ट मास्टर को यह स्वीकार करना पड़ा कि युवा पीढ़ी आखिरकार बड़ी हो गई है। पेई जिंगचेन और अन्य लोगों की वृद्धि के साथ गुई युआन सेक्ट मास्टर ने आखिरकार राहत की सांस ली। कम से कम वे वेनिशिंग शैडो जहरीले मगरमच्छ कबीले और जहरीले फ्लेमिंग ड्रैगन कबीले की तरह नहीं होंगे जहां विरासत को सीधे काट दिया गया था। हालांकि ये युवा विशेषज्ञ हर कुछ 100 वर्षों में पैदा होते हैं। पेई जिंगचेन जैसे प्रतिभाओं का एक समूह लगभग हर कुछ 100 वर्षों में पैदा होता है। जिस प्रतिस्पर्धी माहौल का उन्होंने सामना किया वह आम लोगों की तुलना में बहुत कठोर था, क्योंकि सामान्य लोग अधिक से अधिक सामान्य लोगों से ही मुकाबला कर सकते थे, लेकिन इन लोगों को उसी पीढ़ी के उन युवा प्रतिभाओं से मुकाबला करना था। क्या उन लोगों में से किसी से निपटना आसान था? उनमें से हर एक अस्तित्व था जो दुनिया को चौंका सकता था। इसके अलावा उन्हें दुश्मन सेना के उच्च अधिकारी द्वारा निशाना बनाया जाएगा। किसी भी समय और स्थान पर उन पर हमला किया जा सकता था, उन्हें ठोकर मारी जा सकती थी और मार दिया जा सकता था। इसलिए हालांकि वे जीनियस थे, जीवित रहने की दर बहुत कम थी। एक ही बैच में सैकड़ों प्रतिभाओं को विकसित करना और अंत में कुछ का उभरना पहले से ही बहुत अच्छा था। सौभाग्य से जीनियस के इस बैच के बीच पेई जिंगचेन आखिरकार बड़े हो गए थे। अंत में उत्तराधिकारी न होने के बारे में चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं थी, और यही श्रेय उसके सामने वाले युवक का भी था। इसलिए स्वाभाविक रूप से वो येज़िवेन के सामने हवा नहीं देगा। इस समय येज़िवेन ने अपना मुंह खोला और कहा, पंत गुरु, क्या आपने कभी दोनों कुलों का विनाश करने के बारे में नहीं सोचा है? सत्यानाश, दोनों कुलों? गुई युआन संप्रदाय के मास्टर ने सदमे में येज़िवेन को देखा। उसे उम्मीद नहीं थी कि येज़िवेन इस तरह के पागल विचार के साथ आएगा। दोनों कबीले अंतहीन सागर क्षेत्र में अनगिनत वर्षों से रह रहे थे। मानव बलों के यहाँ पैर रखने से पहले ही वे पहले से ही अंतहीन समुद्री क्षेत्र में रह रहे थे और अधिपति थे। गुई युआन संप्रदाय के अनगिनत पूर्वजों और पूर्वजों ने दो कुलों के साथ संघर्ष के माध्यम से धीरे धीरे गुई युआन संप्रदाय का विकास किया था। यह कहा जा सकता है कि जब तक गुई युआन संप्रदाय अस्तित्व में है तब तक दो गुट मौजूद रहेंगे। गुई युआन संप्रदाय के अस्तित्व में आने से पहले ही दो कुलों का अस्तित्व बना रहेगा। इसलिए गुई युआन संप्रदाय के विशेषज्ञों ने कभी भी दो कुलों के विनाश के बारे में नहीं सोचा था।
अधिक से अधिक वे दो गुटों को दबा देंगे और उन्हें दसियों हजार वर्षों तक पीछे हटने के लिए मजबूर करेंगे। यह पहले से ही एक बहुत प्रभावशाली उपलब्धि होगी। दसियों हजार वर्षों के बाद हमला करना और बचाव करना आसान होगा। आने वाली पीढ़ियों को जिस स्थिति का सामना करना पड़ेगा वह निश्चित रूप से उससे कहीं बेहतर होगी जिसका वे अभी सामना कर रहे हैं। इन बातों को उनकी बजाय युवा पीढ़ी को सुलझाना चाहिए। जब आने वाली पीढ़ियां मजबूत और ताकतवर होंगी तो शायद वे इस मामले पर विचार करना शुरू करें। इसलिए गुइयुआन संप्रदाय के संप्रदाय मास्टर ने येज़िवेन से इस तरह के चौंकाने वाले प्रस्ताव की उम्मीद नहीं की थी। यदि यह दूसरों के द्वारा सुना जाता तो पूरे फले फूले बादल सागर क्षेत्र के समुद्री कुलों में हड़कंप मच जाता। हालांकि दो कुलों के कई विशेषज्ञ आपके द्वारा गंभीर रूप से घायल हो गए हैं और यहां तक उनके कुलपति भी आपके हाथों में गिर गए हैं। वे अभी भी गहरी नींव वाले राक्षस हैं। भले ही हम गुइयुआन संप्रदाय उनमें से एक पर हमला करना चाहते हो, हम भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। अंत में हम उनके साथ मिलकर मना भी कर सकते हैं। गुइयुआन संप्रदाय के मास्टर ने सच्चाई नहीं छिपाई और ये जीवेन को असली कारण बताया। वे समुद्री कबीले से कैसे नफरत नहीं कर सकते थे। गुइयुआन सेक्ट मास्टर के पूर्वजों में से कई सी कबीले के हाथों मारे गए थे। हालांकि वे सी कबीले से कितना भी नफरत करते थे, उन्हें इसे सहना पड़ता था। यहां तक दर्जनों शक्तिशाली कानून अभिव्यक्ति दायरे के विशेषज्ञों के बिना भी सी क्लैन की शेष ताकत को कम करके नहीं आंका जाना था। इसके अलावा वे सभी अपनी खोह की सरनी संरचना में छिपे हुए थे। अगर जियोचेन जबरदस्ती हमला करना चाहता है तो अनगिनत हताहत होंगे। गुइयुआन संप्रदाय के संप्रदाय मास्टर ने पीढ़ियों से जो नींव रखी थी वह उनके हाथों नष्ट नहीं हो सकती थी। वह इस तरह की बात कभी नहीं सोचेंगे, बल्कि वह सुरक्षित रहेगा और दसियों हजार साल बाद तक प्रतीक्षा करेगा जब दोनों पक्षों की ताकतें कमजोर हो गई थीं और मौलिक रूप से बदल गई थीं। फिर वह आने वाली पीढ़ियों को यह चुनने देगा कि क्या युद्ध शुरू करना है और समुद्री कबीले को खत्म करना है। जो भी हो, यह अभी एक विचार के साथ आने से कहीं बेहतर था। येज़िवेन कैसे नहीं समझ सकता था कि गुइयुआन संप्रदाय के मास्टर सच कह रहे थे। ऐसी परिस्थितियों में भी गुइयुआन सेक्ट मास्टर दो कुलों की निचली रेखा को चुनौती नहीं देना चाहते थे। अगर वे सिर्फ अपने काम से मतलब रखते हैं तो दोनों पक्ष अभी भी सहअस्तित्व में रह सकते हैं। यदि दो कुलों को जीवन और मृत्यु के संघर्ष में मजबूर किया गया था तो गुइयुआन संप्रदाय जैसा राक्षस भी इसका सामना नहीं कर पाएगा। लेकिन क्या आप वास्तव में उन्हें इस तरह जाने देना चाहते हैं? यह एक शानदार अवसर है। यदि आप इस अवसर को खो देते हैं तो दूसरा नहीं होगा। यह समृद्ध बादल सागर क्षेत्र से दो कुलों को पूरी तरह से मिटा देने का एक मौका है। येज़िवेन ने जारी रखा, मैं गुइयुआन संप्रदाय मास्टर की चिंताओं को जानता हूं। ऐसे में आपको बस खबरों का इंतजार करने की जरूरत है। जब आप समाचार प्राप्त करते हैं, मुझे आशा है कि आप जल्दी से कार्य कर सकते हैं। लेकिन क्या संप्रदाय के मास्टर वास्तव में उन्हें ऐसे ही जाने देने के लिए तैयार हैं? यह एक महान अवसर है। यदि आप इस अवसर को खो देते हैं तो दूसरा नहीं होगा। यह फलते फूलते बादल से दो कुलों को पूरी तरह से मिटा देने का एक मौका है। समुद्री क्षेत्र, येज़िवेन ने आगे कहा, मैं सेक्ट मास्टर की चिंताओं को जानता हूं। इसलिए सेक्ट मास्टर, आपको केवल समाचार की प्रतीक्षा करने की आवश्यकता है। जब आप समाचार प्राप्त करते हैं तो मुझे आशा है कि आप जल्दी से कार्य कर सकते हैं। यह कहने के बाद येज़िवेन दरवाजे से बाहर निकल गई। उसने फिर एक एस्केप लाइट पर कदम रखा और उसका फिगर तेजी से आसमान की ओर उड़ गया। छोटे भाई, यह कैसा अवसर है? गुइयुआन संप्रदाय के गुरु के दिल की धड़कन रुक गई। उन्होंने सहज रूप से महसूस किया कि यह एक महान अवसर हो सकता है। हालांकि वह नहीं जानता था कि यह किस प्रकार का अंतर्ज्ञान है। उसने लगभग सहज ही ऐसा प्रश्न पूछ लिया। जब सेक्ट मास्टर को खबर मिलती है तो मुझे लगता है कि सेक्ट मास्टर को पता चल जाएगा कि मैं किस तरह के अवसर की बात कर रहा हूं। मुझे उम्मीद है कि सेक्ट मास्टर गंदगी को साफ करने के लिए सैनिकों को भेजने में कंजूस नहीं होंगे। येज़िवेन की आवाज़ हवा में गूंज रही थी, लेकिन कोई नहीं जानता था कि उसका सिलहुट कहाँ तक चला गया था। गुइयुआन संप्रदाय के मास्टर और पेई जिंगचेन ने एक दूसरे को देखा। न जाने येज़िवेन किस तरह की चाल चल रहे थे। क्या आप जानते हैं कि वह किस तरह के अवसर की बात कर रहा है? इस समय गुइयुआन संप्रदाय के मास्टर ने पेई जिंगचेन से पूछा, यह पता लगाने की उम्मीद है कि येज़िवेन किस तरह की चाल चल रहा था। मुझे नहीं पता, वह हमेशा ऐसा ही रहा है, रहस्यमय और अजीब। उसके अलावा मुझे डर है कि कोई नहीं जानता कि वह क्या करने की कोशिश कर रहा है। पेई जिंगचेन ने कहा, शायद वह दो कुलों की खोह में अकेले घुसना चाहता है। यह कहने के बाद पेई जिंगचेन ने अचानक अपने चेहरे पर अचरज भरे भाव के साथ अपना सिर उठाया। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसने लापरवाही से यह कहा था, लेकिन उसे जल्दी ही एहसास हो गया कि उसने जो कहा था वह शायद सच था। येज़िवेन के चरित्र के अनुसार वह वास्तव में ऐसा कर सकता है।
यहाँ तक गुई युआन संप्रदाय के सेक्ट मास्टर भी हैरान रह गए क्योंकि उन्होंने भी उस संभावना के बारे में सोचा जिसका उल्लेख पेई जिंगचेन ने किया था। यह एक संभावना नहीं थी, लेकिन लगभग मामला था। यदि नहीं, तो एक शिवेन क्यों कहेगा कि वह गंदगी को साफ करने जा रहा था? वह कैसे गारंटी दे सकता है कि वह कार्रवाई करेगा? वह पागल है। गुई युआन संप्रदाय के प्रमुख ने अपने चेहरे पर एक अचंभित नज़र के साथ कहा। उसका अनुमान गलत होता तो अच्छा होता। हालांकि अगर उसका अनुमान सही था तो एक शिवेन जरूर पागल हो गई होगी। उनकी राय में एक पागल को छोड़कर कोई भी दो कुलों की मांद में नहीं घुसना चाहेगा। आखिरकार वह गुई युआन द्वीप की तरह ही दो कुलों की मांद थी जहां गुई युआन संप्रदाय स्थित था। यह गुई युआन द्वीप से भी अधिक प्राचीन था। कोई नहीं जानता था कि यह कितने समय से अस्तित्व में था और इसके अंदर कितने रूप और तंत्र स्थापित थे। शायद दोनों कुलों के लोगों को भी पता नहीं था क्योंकि काफी समय हो गया था। लेकिन वह केवल एक चीज के बारे में निश्चित हो सकता था कि यह वास्तव में एक अजगर की मांद थी। हाफ सटेप लॉ फेज रियलम मास्टर येजिवेन का उल्लेख नहीं है। भले ही लॉ फेज रियलम का छठा या सातवां स्वर्ग मास्टर अंदर आना चाहता हो, उनके लिए जीवित रहना असंभव होगा। इसलिए जब तक किसी के पास थोड़ी सी भी समझदारी है तब तक वह दो कुलों के घोंसलों में नहीं घुसना चाहेगा जब तक कि गुई युआन संप्रदाय जैसी ताकत ने अपनी पूरी ताकत से हमला नहीं किया। क्या आपको लगता है कि वह वास्तव में चला गया? गुई युआन संप्रदाय के नेता ने पेई जिंगचेन से पूछा। वह थोड़ा अनिश्चित था। मेरी राय में वह निश्चित रूप से जा रहा है। पेई जिंगचेन को पहले कुछ संदेह हुआ। हालांकि जितना अधिक वह बोला उतना ही वह निश्चित होता गया। कारण कोई और नहीं बल्कि उसकी ये शिवेन के बारे में समझ थी। ये जिवेन वास्तव में एक ऐसा व्यक्ति था जो ऐसा काम करता था। यद्यपि वह आवेगी और चिड़चिड़े प्रतीत होता है, वह एक मूर्ख व्यक्ति नहीं है। इसके विपरीत उसे एक साधन संपन्न और चतुर व्यक्ति माना जा सकता है। अगर ये जिवेन यहाँ होते और पेई जिंगचेन की बातें सुनते तो उनकी भी आह भर जाती। पेई जिंगचेन उन्हें सबसे अच्छे से जानते थे। वास्तव में बहुतों की दृष्टि में वह वास्तव में लापरवाह और चिड़चिड़ा था। जब वह इतना कमजोर था तो उसने लुप्त छाया जहरीले मगरमच्छ कबीले और जहरीले ज्वलन ड्रैगन कबीले को भड़काने का भी साहस किया। क्या वह पागल नहीं था? वास्तव में ऐसा नहीं था। ऐसी अचानक स्थिति का सामना करते समय ये जिवेन के पास कोई विकल्प नहीं था। उसकी बस अपनी जिद थी और वह कभी भी निचली रेखा को पार नहीं करेगा। अगर उसे कुछ ऐसा सामना करना पड़ता जो थोड़ा लापरवाह लगता तो वह उसे भी करता। उसके लिए अपने दिल का अनुसरण करना मार्शल आर्ट की अपनी मानसिक स्थिति को विकसित करने का सबसे अच्छा तरीका था। हालांकि वह एक मूर्ख व्यक्ति नहीं था। अगर यह कुछ ऐसा था जिसे करने के लिए उसने पहल की तो यह कुछ ऐसा होगा जिसके बारे में वह आश्वस्त नहीं था। फिर तुम्हारा मतलब है शायद वह वास्तव में दो कुलों की खोह को उल्टा करने का आत्मविश्वास रखता है? गुई युआन गेट के मास्टर ने पूछा। मुझे डर है कि यह सिर्फ दुनिया को उल्टा नहीं कर रहा है, पेई जिंगचेन ने कहा। जितना अधिक उसने कहा उतना ही वह अपने फैसले के बारे में निश्चित था। चूंकि ये जिवेन ने ऐसा कहने का साहस किया था और उसे पूरा यकीन था कि गुई युआन संप्रदाय के नेता बाद में सेना भेजेंगे तो वह काफी आश्वस्त होना चाहिए जब तक वह पागल न हो। लेकिन क्या वह ऐसा लग रहा था जैसे वह अभी पागल था? पेई जिंगचेन यह मानने के बजाय कि ये जिवेन पागल था, यह मानने के बजाय कि वह पागल था। चलो इसे इस तरह से करते हैं। मुझे आदेश पारित करने में मदद करें। संप्रदाय के सभी उच्च अधिकारी सम्मेलन हॉल में मिलने वाले हैं। यदि हम इसे करना चाहते हैं तो हमें इसे बड़ा करना चाहिए। हम फलते फूलते बादल सागर क्षेत्र में हमारे कबीले की भविष्य की परेशानियों को खत्म करने के लिए दो कुलों का पूरी तरह से सफाया कर देंगे। गुई युआन संप्रदाय के भगवान ने अपने दांत पीसकर कहा। संभवतः वह भी संघर्ष कर रहा था। उसके पास पेई जिंगचेन के समान विचार थे। या तो ये जिवेन पागल था या वह बहुत आत्मविश्वासी था। हालांकि क्या ये जिवेन पागल होगी? यहाँ तक अगर वह मानता भी था कि वह पागल था तो भी वह विश्वास नहीं करता था कि एक शिवेन पागल था। इस मामले में यह फले फूले बादल सागर क्षेत्र में दो कुलों को पूरी तरह से मिटा देने का एक उत्कृष्ट अवसर था। इस समय उन्होंने एक अधिपति बल के प्रभारी व्यक्ति की निर्णायक शैली को पूरी तरह से दिखाया। हालांकि वह समुद्री कबीले का सामना करते हुए थोड़ा डरपोक लग रहा था। ऐसा इसलिए नहीं था क्योंकि वह मुसीबत से डरता था। यदि वह मुसीबत से डरता तो उसके लिए इस स्तर तक साधना करना असंभव होता। उन्हें डर था कि अगर उन्होंने गलत निर्णय लिया तो इससे गुई युआन संप्रदाय शाश्वत विनाश में पड़ सकता है। वह इस तरह के परिणाम बर्दाश्त नहीं कर सका। लेकिन अब उसने एक जुआ खेलने का फैसला किया। इसके अलावा ताओ सेना को पूरी तरह से ठीक होने दें, सक्रिय होने दें और तैयार हो जाएं। इस बार हम एक झटके में दो कुलों का सफाया करना चाहते हैं। इसके अलावा सी ड्रैगन मैंशन और लाइट केव को सूचित करने में मेरी मदद करें। हम गुई युआन संप्रदाय को अकेले ऐसा कैसे करने दे सकते हैं? यह मानव कुल के भविष्य से संबंधित है। हमें उन्हें भाग लेने देना चाहिए।
गुई युआन संप्रदाय के नेता अजीब तरह से मुस्कुराए। वह इस समय गुई युआन संप्रदाय को इस तरह का दबाव अकेले कैसे सहन करने दे सकता है। उसे अन्य दो अधिपतियों को एक साथ खींचना चाहिए। सच तो यह है कि उनके जैसे महामारों को पूरी तरह से आसानी से लामबंद नहीं किया जा सकता था। एक बार जब वे पूरी तरह से लामबंद हो गए तो उन्हें रोकना असंभव होगा। उस घिसी पिटी कहावत की तरह ही इतिहास का पहिया आगे बढ़ा और उसे रोका नहीं जा सका। लंबे समय से पोषित ताओ सेना को फिर से जीवित करना एक बड़े पैमाने पर उपभोग था। मैं स्वर्ग को तय करने दूंगा कि आज मेरे कार्य सही हैं या गलत। मेरे कुल का भाग्य आज दांव पर लगा है। एक बार जब हम जीत जाते हैं तो मेरा कबीला फले फूले बादल सागर क्षेत्र पर हावी हो जाएगा और स्वस्थ होने के लिए एक स्थिर स्थान प्राप्त कर लेगा। अगर हम असफल हुए तो हम सभी गंभीर रूप से घायल हो जाएंगे। फिर युद्ध अंतहीन रूप से लंबा हो सकता है। मेरे वंश का उत्थान असंभव होगा। ये ज़िवेन, मुझे आशा है कि मैंने इस बार तुम पर गलत विश्वास नहीं किया। गुई युआन संप्रदाय के नेता ने आकाश की गहराई में देखा जैसे कि वह ये ज़िवेन की आकृति देख सकता है। इस समय ये ज़िवेन की आकृति समुद्री क्षेत्र के अनगिनत मील के ऊपर गायब हो गई थी। हालांकि गुई युआन संप्रदाय दो गुटों की मान से बहुत दूर था, लेकिन अगर ये पूरी गति से उड़ान भरता तो ये ज़िवेन की मौजूदा ताकत के लिए यह बिल्कुल भी दूर नहीं था। केवल 3 घंटों में उसने आखिरकार गुई युआन द्वीप से वैनिशिंग शैडो जहरीले मगरमच्छ कबीले की खोह के शीर्ष तक उड़ान भरी। हाँ, यह ऊपर था क्योंकि गायब होने वाली छाया जहरीली मगरमच्छ कबीले की खोह पानी के ऊपर नहीं बल्कि समुद्र के नीचे गहरी थी। लेकिन फिर भी इस समुद्र और आकाश को स्पष्ट रूप से लुप्त छाया जहरीला मगरमच्छ कबीले द्वारा प्रतिबंधित क्षेत्रों के रूप में सूचीबद्ध किया गया था। किसी बाहरी व्यक्ति को बिल्कुल भी आने की इजाजत नहीं थी। इसके अलावा हाल ही में एक बार में इतने सारे विशेषज्ञों के चले जाने के कारण यह अतिरिक्त सतर्क और सावधान रहने का समय था। जब ये ज़िवेन की आकृति पहली बार समुद्र क्षेत्र में दिखाई दी तो इसने तुरंत ही कई अत्याचारी आभामंडल का ध्यान आकर्षित किया। वे सब के सब आधा कदम कानून घोषणापत्र दायरे लुप्त छाया जहरीला मगरमच्छ कबीले अंधेरे में छिपे हुए विशेषज्ञ थे। हालांकि ये आधे अधूरे कानून घोषणापत्र क्षेत्र विशेषज्ञ उतने शक्तिशाली नहीं थे जितने कानून घोषणापत्र क्षेत्र विशेषज्ञ थे। वे लाड़ प्यार करते थे। कानून घोषणा क्षेत्र के विशेषज्ञों की अनुपस्थिति में उन्हें कबीले में शीर्ष उच्च स्तर के रूप में माना जाता था। वे सबसे शक्तिशाली विशेषज्ञ भी थे जिन्हें आम लोग देख सकते थे। लेकिन अब इन विशेषज्ञों को पहरा देने के लिए बाहर भेज दिया गया। यह बोधगम्य था कि ये ज़िवेन बड़ी संख्या में विलुप्त छाया वाले जहरीले मगरमच्छ कबीले के कानून प्रकटीकरण दायरे के विशेषज्ञों का वध करने से उन पर प्रभाव पड़ा। विशेष रूप से इलियानहेंग, ई वोफा, ई चांगजई की मृत्यु के साथ वैनिशिंग शैडो पॉइजनस क्रोकोडाइल क्लान के विशेषज्ञ वैनिशिंग शैडो पॉइजनस क्रोकोडाइल क्लान के विशेषज्ञ बिना नेता के ड्रैगन की तरह थे। इस समय वैनिशिंग शैडो जहरीले मगरमच्छ कबीले के उच्च स्तरीय विशेषज्ञ अभी भी सत्ता के लिए लड़ रहे थे। हालांकि इस घटना के कारण वैनिशिंग शैडो जहरीला मगरमच्छ कबीले का अलग स्तर कई स्तरों से बढ़ गया था। यह हमेशा की तरह नहीं था। यहाँ तक कि आधे अधूरे कानून के प्रकटीकरण क्षेत्र के विशेषज्ञों को भी सुरक्षा के लिए भेजा गया था। इससे अंदाजा लगाया जा सकता था कि वे कितने कमजोर थे। आमतौर पर उन्हें ऐसा करने की जरूरत भी नहीं थी क्योंकि उनके पास ट्रांसेंडेंस रियल्म के बहुत सारे विशेषज्ञ थे। कौन उनकी खोह में चार्ज करने की हिम्मत करेगा? लेकिन इतिहास की इस सबसे कमजोर स्थिति में वे चिंतित हुए बिना नहीं रह सकते थे। यहाँ तक अगर केवल थोड़ी सी संभावना थी तो उन्हें शामिल किया जाना चाहिए। हमारे लुप्त छाया जहरीले मगरमच्छ कबीले के क्षेत्र में सेंध लगाने की हिम्मत कौन करता है? सभी दिशाओं से एक जोर की चीख सुनाई दी जैसे कि स्रोत कहीं नहीं मिला। कौन हमारी लुप्त होती छाया वाले जहरीले मगरमच्छ के कबीले की पैतृक भूमि में घुसने की हिम्मत करता है? सभी दिशाओं से एक जोर की चीख सुनाई दी, मानो स्रोत बिल्कुल नहीं मिला। मेरे सामने चालें चलाने की कोशिश, ये ज़िवेन ने उपहास किया। उसने सीधे हाथ फैलाया और शून्य की ओर पकड़ लिया। तुरंत एक गायब छाया जहरीला मगरमच्छ कबीले आधा कदम कानून घोषणा क्षेत्र विशेषज्ञ पकड़ा गया। वैनिशिंग शैडो जहरीले मगरमच्छ कबीले विशेषज्ञ को देखते हुए ये ज़िवेन ने उपहास किया, मुझे गलत जगह नहीं मिली। यह लुप्त होती छाया जहरीली मगरमच्छ कबीले की पैतृक भूमि होनी चाहिए। तथाकथित पैतृक भूमि एक कबीले का वास्तविक मूल स्थान थी। यह एक कबीले की सच्ची वर्जित भूमि भी थी। प्रत्येक कबीले की पैतृक भूमि में उनके अपने अनूठे रहस्य थे जो कबीले की विरासत का भी प्रतिनिधित्व करते थे। एक बार जब इस पुश्तैनी भूमि को कुछ हुआ तो इसका मतलब था कि वंश वास्तव में समाप्त हो गया था। किसी भी कबीले के लिए विरासत सबसे महत्वपूर्ण चीज होती थी। एक बार जब कोई विरासत नहीं थी तो कबीले का फिर से उठना असंभव था। तुम ये ज़िवेन हो। इस समय आदमी अंत में उसके सामने आदमी को पहचानने लग रहा था। वह किस तरह का आदमी था? यह अतुलनीय संहार करने वाला देवता था जिसने उनके कुल के 3 स्तंभों का संहार किया था। ये ज़िवेन, तुमने हमारे पुश्तैनी देश में आने की हिम्मत की। क्या तुम मरना चाहती हो?
इस समय गायब छाया जहरीला मगरमच्छ कबीले विशेषज्ञ ने अविश्वसनीय रूप से कहा, पैतृक भूमि, मैं अंदर घुसने की हिम्मत क्यों नहीं करूंगा। ये जिवेन ने ठंडेपन से कहा। बजना बजना बजना। आसपास से अनगिनत कोल्ड वेपन लाइटें निकली और ये शिवेन की ओर कट गईं। ये जिवेन की हथेली उसके गले में लोहे के घेरे की तरह थी। एक आकस्मिक झटका के साथ उस पर आने वाले सभी हमले इस विशेषज्ञ पर उतरे जो एक पल में ट्रांसेंडेंस दायरे में आधा कदम था। हाफ सटेप लॉ मैनिफेस्टेशन रियल्म विशेषज्ञ, जिसे ये जिवेन ने मजबूती से पकड़ रखा था, उसके पास केवल चीखने का समय था। उसके ही साथी ने उसे मौत के घाट उतार दिया। हालांकि इनमें से कोई भी हमला ये शिवेन के शरीर पर नहीं हुआ। इसी समय आकाश से जोर की चीख सुनाई दी। एक लोहे का भाला शून्य में घुस गया और तुरंत एक शिवेन के माथे की ओर बढ़ा। यह ऐसा था जैसे भाला उसके सिर को फोड़ने वाला हो। ऐसा लगता है कि इस भाले ने भले के दाव को चरम पर प्रदर्शित किया है। ट्रांसेंडेंस रियलम के एक विशेषज्ञ ने अंधेरे में छुपकर एक चाल चली थी। चाहे वह ताकत के मामले में हो या अन्य पहलुओं के मामले में, वह इन आधे कदम वाले ट्रांसेंडेंस रियलम योद्धाओं से कहीं अधिक मजबूत था। आसपास के कई हाफ सटेप लॉ मैनिफेस्टेशन दायरे वैनिशिंग शैडो जहरीला मगरमच्छ कबीले के विशेषज्ञ इस भाले को देखकर थोड़े नशे में थे। यह एक भयानक कानून घोषणा क्षेत्र विशेषज्ञ था। हालांकि वे हाफ सटेप लॉ मैनिफेस्टेशन दायरे में थे, लेकिन उन्हें वैनिशिंग शैडो जहरीले मगरमच्छ कबीले का विशेषज्ञ माना जाता था। हजारों लोगों ने उनका सम्मान किया। हालांकि केवल लॉ मैनिफेस्टेशन रियलम विशेषज्ञ वास्तव में वैनिशिंग शैडो जहरीले मगरमच्छ कबीले पर हावी हो सकते हैं। यदि वे ऐसा सम्मान प्राप्त करना चाहते हैं तो उनके पास एक ही रास्ता था। यह उनकी ताकत में सुधार करने और एक ही झटके में कानून अभिव्यक्ति के दायरे तक पहुंचने के लिए था। उस समय वे लुप्त छाया जहरीले मगरमच्छ कबीले और यहां तक पूरे फूले हुए बादल सागर क्षेत्र के सच्चे शासक बन जाएंगे। इस स्तर तक साधना करने में सक्षम होने के लिए यह कहने की आवश्यकता नहीं थी कि उनकी अपनी मार्शल आर्ट की साधना स्वाभाविक रूप से मजबूत थी। उन्हें बाहर मार्शल आर्ट ग्रैंड मास्टर्स के रूप में भी जाना जाता था, लेकिन जब उन्होंने इस भाले को देखा तब भी उन्हें ऐसा लगा जैसे वे एक सपने में हैं और बेहद असत्य हैं। यह एक लॉ मैनिफेस्टेशन रियलम विशेषज्ञ की सच्ची शक्ति थी। हालांकि इससे पहले कि वे इस अत्यंत वास्तविक और स्वप्निल भावना से उबर पाते, उन्होंने एक उग्रलाल कृपाण छाया को एक पल में गिरते हुए देखा। लगभग एक ही पल में वह उस व्यक्ति के सामने आ गया। स्पीयर क्यूई, जो कुछ ही समय पहले असामान्य रूप से उत्साही था, वह भी एक पल में पूरी तरह से कृपाण प्रकाश द्वारा कवर किया गया था। इस कृपाण प्रकाश से क्षितिज भी दो खंडों में कट गया। मूल रूप से अतुलनीय रूप से शक्तिशाली लोहे का भाला कृपाण छाया का सामना करने पर, संपर्क में आने पर लगभग ढह गया। इसे पूरी तरह से पीछे कर दिया गया था और यह उस समय से भी तेज था जब यह तेजी से भागा था। बूम! तेज आवाज हुई। जब सेबर रेडियंस द्वारा स्पीयर रेडियंस को पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया तो एक अंतहीन चक्रवात तेज आवाज के साथ उठा। सेबर रेडियंस की गति कम नहीं हुई। उग्र लाल जलप्रपात की तरह यह आकाश से नीचे गिरा। इस समय शून्य में जहां कोई नहीं देख सकता था, कई विशेषज्ञ आसमान से गिरे और उनके आंकड़े प्रकट किए। एक कानून अभिव्यक्ति क्षेत्र विशेषज्ञ बिल्कुल विरोध नहीं कर सका। उसका पूरा हाथ एक शिवेन के कृपाण आभा से कट गया था। गायब छाया जहरीला मगरमच्छ कबीले विशेषज्ञ अचानक चिल्लाया। वह लगभग अपना आंकड़ा बनाए नहीं रख सके और सीधे गिर गए। धिक्कार है, तुम छोटे कमीने! तुमने न केवल हमारे लुप्त छाया जहरीले मगरमच्छ कबीले के विशेषज्ञों के खिलाफ साजिश रची, बल्कि तुमने हमारी पुश्तैनी जमीन के पास परेशानी खड़ी करने की हिम्मत भी की। आप जीवित रहते हुए थक गए होंगे। लॉ मैनिफेस्टेशन रियलम विशेषज्ञ ने अपनी टूटी हुई भुजा को ढंक लिया और बड़ी मुश्किल से कहा, मैंने अभी अभी एक संदेश भेजा है। तू तो गया। ये जिवेन ने उपहास किया। उसने बस इन लोगों को अपनी आंखों में नहीं डाला। वास्तव में युवा पीढ़ी के कई विशेषज्ञों की दृष्टि में ये लोग लंबे समय तक व्यर्थ ही रहे थे। वास्तव में वे इतने वर्षों तक कुत्तों की तरह रहे थे। ऐसा विशेषज्ञ दूसरों के लिए बहुत शक्तिशाली हो सकता है, लेकिन ये शिवेन को दबाने का कोई तरीका नहीं था। वो ये जिवेन का विरोधी भी नहीं था। इस समय शायद केवल ट्रांसेंडेंस दायरे के चौथे स्तर का एक विशेषज्ञ ही उसे दबा सकता था, लेकिन वे केवल उसे दबा सकते थे। उसे मारना असंभव था। कानून प्रकटीकरण क्षेत्र के तीसरे आकाश में ये जिवेन पहले से ही अजेय था। एक योद्धा की बात तो छोड़ ही दीजिए जिसने अभी अभी कानून प्रकटीकरण क्षेत्र में प्रवेश किया था। योद्धा के लिए ये शिवेन का विरोधी होना असंभव था। शायद यह इसलिए था क्योंकि पूरा लुप्त छाया जहरीला मगरमच्छ कबीला अब दहशत की स्थिति में था। कोई भी मामूली हलचल कई विशेषज्ञों को उन्हें घेरने और नष्ट करने के लिए आकर्षित कर सकती थी। ये जिवेन द्वारा कानून प्रकटीकरण क्षेत्र के विशेषज्ञ की बांह काटने के बाद वे लोग पहले ही वहां पहुंच गए थे। वे सभी विधि प्रकटीकरण क्षेत्र के विशेषज्ञ थे। एक नज़र में 10 से ज्यादा लोग थे। हालांकि लाइनअप की तुलना पहले ये कसीवेन को घेरने के लिए भेजे गए लाइनअप से नहीं की जा सकती थी। ये शिवेन को अभी भी आह भरनी थी।
वैनिशिंग शैडो जहरीले मगरमच्छ कबीले के 6 अधिपतियों की नींव निश्चित रूप से कोई मजाक नहीं था। हालांकि उन्होंने पिछली लड़ाई नहीं देखी थी, लेकिन जब उन्होंने देखा कि ये ज़िवेन एक स्लैश के साथ लॉ मैनिफेस्टेशन रियलम मास्टर के बचाव को तोड़ते हैं और यहां तक उनकी बांह भी काट देते हैं, तो वे कांप उठे। ये ज़िवेन की भयानक युद्ध शक्ति को व्यक्तिगत रूप से देखना युद्ध की रिपोर्ट में सुनी गई बातों से अनगिनत गुना अधिक भयानक था। यह आदमी इतना शक्तिशाली है, इसे जीवित नहीं छोड़ा जाना चाहिए, अन्यथा यह निश्चित रूप से हमारे कबीले के लिए एक बड़ा खतरा होगा। इस समय शेष लुप्त छाया जहरीला मगरमच्छ कबीले के कानून घोषणापत्र दायरे के विशेषज्ञों की आंखें जानलेवा इरादे से चमक उठीं। वे ये ज़िवेन को मारने के लिए और भी दृढ़ थे, पालने में गला घोंट दिया। इससे पहले ये ज़िवेन और दोनों गुटों के बीच अभी भी सुलह की गुंजाइश थी। अब यह वास्तव में मौत की लड़ाई थी, या तो तुम मरो या मैं मरूं। सुलह के लिए बिल्कुल भी जगह नहीं थी। पहले केवल कुछ युवा विशेषज्ञों की मृत्यु हुई थी। हालांकि दोनों गुटों को भारी नुकसान हुआ था, लेकिन इसने उनकी जीवटता को नहीं हिलाया था। अब बड़ी संख्या में लॉ मैनिफेस्टेशन रियलम विशेषज्ञों के पतन के साथ वैनिशिंग शैडो जहरीला मगरमच्छ कबीले की जीवन शक्ति को बहुत नुकसान हुआ था। ये ज़िवेन के साथ मेल मिलाप करना बिल्कुल असंभव था। ये ज़िवेन का खुद सुलह करने का कोई इरादा नहीं था। कथानक, आपने कहा कि मैं उनके खिलाफ साजिश करता हूँ। क्या मुझे उनके खिलाफ साजिश रचने की जरूरत है? ये ज़िवेन ने उपहास किया। वह तुरंत आकाश में कृपाण आभा के साथ हवा में फिसल गया। उसके नियंत्रण में कृपाण आभा थोड़ा थोड़ा करके नीचे गिर गई। इस समय ये ज़िवेन वध के एक प्राचीन देवता के अवतार की तरह था, ठंडा और निर्मम, जानलेवा इरादे से भरा हुआ। अच्छा नहीं, यह छोटा हरामी पागल हो रहा है। सब लोग जादू को जुटाओ और इसे एक साथ दबाओ। इस समय एक गायब छाया जहरीला मगरमच्छ कबीले विशेषज्ञ दहाड़ता है। उसने सीधे एक मुहर लगा दी। फिर समुद्र के तल से एक भयानक रोशनी की किरण उठी और सीधे ये ज़िवेन के पास गई। इस समय अन्य वैनिशिंग शैडो जहरीले मगरमच्छ कबीले के विशेषज्ञों ने एक के बाद एक प्रतिक्रिया व्यक्त की। इस समय ये ज़िवेन को अपनी ताकत से मारना असंभव था। प्रारंभ में वैनिशिंग शैडो जहरीले मगरमच्छ कबीले में एक कहावत थी कि इलियाना हिंग और अन्य लोगों के खिलाफ ये ज़िवेन द्वारा साजिश रची गई थी, अन्यथा ये ज़िवेन के हाथों में उनका पूरी तरह से नाश नहीं होता। लेकिन अब ये ज़िवेन के प्रदर्शन को देखकर वे बहुत स्पष्ट थे कि साजिश हास्यास्पद थी। क्या इतनी ताकत से उनके खिलाफ साजिश रचने की जरूरत थी? हालांकि वे नहीं जानते थे कि ये ज़िवेन इतना भयानक कैसे हो गया। एक बात स्पष्ट थी, चाहे कुछ भी हो, ये ज़िवेन कोई नहीं था जिससे वे अब निपट सकें। कहीं और होता तो जरूर घूमकर निकल जाते। उन्होंने ये ज़िवेन का सामना करने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं की। हालांकि यह उनकी पैतृक भूमि थी, जहां उनके वंश के अनगिनत रहस्य दबे हुए थे। जिस किसी ने भी अपनी पुश्तैनी जमीन पर गुस्ताखी करने की हिम्मत की, वह मौत को दावत दे रहा था। दुनिया को हिलाते हुए प्रकाश की अनगिनत अत्याचारी किरणें सीधे समुद्र के तल से निकलीं। यह भव्य और चमकदार था। यह ऐसा था जैसे अनगिनत तारे उसमें से निकल आए हों। हालांकि वे मार्शल आर्ट नहीं थे, प्रकाश की प्रत्येक किरण में दाव का प्रक्षेपवक्र समाहित था। कोई नहीं जानता था कि कितने साल पहले गायब हो जाने वाली छाया जहरीली मगरमच्छ कबीले के पूर्वजों ने सरनी को समुद्र के तल पर दफन कर दिया था। वे सभी एक ही बार में पुनर्जीवित हो गए। इसका उपयोग केवल अद्वितीय शत्रुओं से निपटने के लिए किया जाता था, जिनसे निपटने के लिए उनके पास कोई रास्ता नहीं था। यहाँ तक गायब छाया जहरीला मगरमच्छ कबीले के इतिहास में सरनी केवल कुछ ही बार पुनर्जीवित हुई थी। अब ये ज़िवेन के कारण इसे पुनर्जीवित किया गया था। अनजाने में ये ज़िवेन इस हद तक बढ़ गए थे जिससे उन्हें कबीले के विलुप्त होने का संकट महसूस हो रहा था। यदि ये सभी हमले हिट होते हैं तो कानून प्रकटीकरण दायरे के चौथे स्वर्ग में एक मास्टर भी शायद मौके पर ही मर जाएगा। घने और अनगिनत हमले हुए, जिससे ये ज़िवेन को चकमा देने के लिए कोई जगह नहीं बची। ये ज़िवेन ने महान फॉर्मेशन के हमले का मजाक उड़ाया। अनगिनत स्वॉर्ड की उसके हाथ में संघनित हो गई और एक तलवार में तब्दील हो गई। उसने उसे अपने हाथ में पकड़ लिया और बिना किसी हिचकिचाहट के सीधे अंदर चला गया। उनकी आकृति एक सुनहरी बिजली की तरह थी जो इन हमलों के बीच आगे पीछे घूम रही थी। इन हमलों ने उसे पार कर लिया और हर बार जब वे पार हो गए तो ऐसा लगता था कि ये ज़िवेन उन्हें बालों की चौड़ाई से चकमा दे रहा था। वे ये ज़िवेन की बगल को छू भी नहीं सकते थे। इस समय ये ज़िवेन अपने हाथ में तलवार लेकर वार करती रही। बूम बूम बूम, ये ज़िवेन के हाथ में तलवार बार बार कट रही थी। वे हमले जो ये ज़िवेन की तलवार से टकराए थे वे तुरंत शून्य में गिर गए। वह इतना बहादुर था कि वह नश्वर जैसा नहीं लगता था। वह युद्ध के स्वर्ण देवता की तरह था और ऐसा लगता था कि इस समय रुक गया है। यह असंभव है। यह कैसे संभव है? कानून घोषणा क्षेत्र के उस्ताद, जिसकी बांह ये ज़िवेन ने काट दी थी, ने ये ज़िवेन को अविश्वास से देखा। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि कोई इतना तेज भी हो सकता है। भले ही वह चकमा न दे सके, फिर भी वह अपनी तलवार से वार कर सकता था।
यह गति इतनी तेज थी कि उसके दिव्य विचार भी उसके सामने नहीं टिक सके। यह पूरी तरह से अविश्वसनीय था कि उनके सामने ऐसा कुछ हो रहा था। येज़िवेन के दिमाग में रहस्यमयी जगह पागलों की तरह अनुमान लगाने लगी। वह इन आक्रमणों की लय और स्वरूप का पता लगाना चाहती थी। वह दूसरों की नज़रों में एक अविश्वसनीय गति तक पहुंच गया था। हालांकि वह जानता था कि वह इस तरह के गहन हमलों के तहत अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा था। यह ज्ञात नहीं था कि ये मैट्रिक्स सरणियां कितने वर्षों से दबी हुई थीं। इसलिए उनके अंदर भरपूर ऊर्जा थी। यह उनके वंश की अंतिम जीवन रक्षक विधि थी। शायद यह कोई समस्या नहीं होती, भले ही इसे दशकों या सदियों तक यहाँ रखा गया हो। हालांकि येज़िवेन थक कर मर चुकी होगी। उन्हें इस मैट्रिक्स सरणी के कुछ रहस्यों और नियमों को जानने की जरूरत थी। उसके दिमाग में अनगिनत स्पिरिट क्रिस्टल जलाए जा रहे थे और रहस्यमयी जगह में डाले जा रहे थे। अनगिनत रहस्य उसके द्वारा एक ही बार में निकाले और समझे जा रहे थे। इस समय येज़िवेन पूरी तरह से इस ताल के अनुकूल हो गया था, जैसे कि उसने इन हमलों की लय और नियमों को देखा हो। मूल रूप से उसे चकमा देने के लिए अपनी पूरी ताकत लगाने की जरूरत थी, लेकिन अब वह इन खतरों को आसानी से चकमा देने में सक्षम लग रहा था। उनकी नज़र में एक बड़ा नक्शा पहले ही दिखाई दे चुका था। जब तक वह मानचित्र पर चिन्हों का अनुसरण करता तब तक कोई समस्या नहीं होती। तो वह हिलना शुरू कर दिया। उनकी आकृति अचानक बिजली के बोल्ट की तरह समुद्र के पार उड़ गई और कानून के प्रकटीकरण क्षेत्र में इन लुप्त छाया वाले जहरीले मगरमच्छ कबीले के विशेषज्ञों के पास पहुंच गई। अगर उसने लॉ मैनिफेस्टेशन रियल्म के विशेषज्ञों के इस समूह को मार दिया तो वैनिशिंग शैडो पॉइजनस क्रोकोडाइल क्लान कभी भी तालिकाओं को चालू नहीं कर पाएगा। जब वह फिर से प्रकट हुआ तो वह पहले से ही उस विशेषज्ञ के सामने था जिसका हाथ उसने काट दिया था। भाड़ में जाओ, भाड़ में जाओ। मुझे विश्वास नहीं होता, यह सब एक भ्रम है। यह सब भ्रम है। मेरा भाग्य मेरे ऊपर है। मैं आज तुम्हें मार डालूंगा, अन्यथा मेरे कबीले का दिन कभी भी शांतिपूर्ण नहीं होगा। ट्रांसेंडेंस रियल्म मास्टर का चेहरा, जिसकी बांह येज़िवेन ने कटवा दी थी, गुस्से से भर गया था। ऐसा लग रहा था जैसे उस पर कोई राक्षस सवार हो गया हो। उसकी आंखें लाल थीं और उसने एक अजीब सी चीख निकाली। उसके हाथ में लोहे का भाला तुरंत आसमान में घुस गया और अचानक येज़िवेन के शरीर की ओर तेजी से बढ़ा। उसने पहले येज़िवेन को अपनी आंखों में नहीं डाला। वह भी उन लोगों में से एक थे जो स्नीक अटैक की थ्योरी में विश्वास करते थे। कौन जानता था कि येज़िवेन का आमने सामने सामना करने के बाद वो येज़िवेन की एक चाल का भी सामना नहीं कर सकता था। उसका एक हाथ तुरंत कट गया। अगर वो काफी तेजी से नहीं चलता तो शायद येज़िवेन ने मौके पर ही उसे आधे में विभाजित कर दिया होता। उसके लिए यह केवल असाधारण शर्म और अपमान की बात नहीं थी। उन्होंने अपने पिछले सभी विचारों और दुनिया के मानकों के सेट को भी उलट दिया था। उनके दिल में एक आंतरिक दानव लंबे समय से बना हुआ था। यदि वह इस आंतरिक दानव से छुटकारा नहीं पा सका तो वह इस जीवन में आगे बढ़ने के बारे में भूल सकता था। वह इस क्षेत्र से गिर भी सकता है और आधे चरण के पारलौकिक क्षेत्र में लौट सकता है। यह बहुत संभव था। इस भाले ने उसकी सारी शक्ति को संघनित कर दिया। पूरी ताकत के साथ इसने सीधे विशाल आकाश को विकृत कर दिया, निर्वात में प्रवेश किया और येज़िवेन के सामने तुरंत फट गया। अप्रत्याशित रूप से येज़िवेन बिल्कुल भी नहीं चकमा दिया। उसने बस अपनी तलवार लहराई और एक चौंकाने वाली तलवार की रोशनी शुरू की। यह तुरंत भाले पर फट गया। डांग! भाले और तलवार के टकराने के बिंदु से धातु के टकराने की तेज आवाज सुनाई दी। एक अत्यंत भयानक ऊर्जा शॉकवेव तुरंत बाहर निकली, हवा में विस्फोट हुआ और एक निर्वात बना। फिर दूरी में हवा एक आश्चर्यजनक गति से भर गई, जिससे एक चौंकाने वाला दृश्य बन गया। एक हाथ वाले विशेषज्ञ ने खून जमा देने वाली चीख निकाली। भयानक बल लंबे भाले से गुजरा और तुरंत उसकी भुजा पर बमबारी की। उसकी एकमात्र बची हुई बांह को भी सीधे येज़िवेन ने तोड़ दिया था। अनगिनत मांसपेशियां, टूटी हड्डियां और रक्त वाहिकाएं सभी आपस में मिल गई थीं। अगर वह ठीक होना भी चाहे तो यह कुछ ऐसा नहीं होगा जिसे थोड़े समय में किया जा सके। हालांकि क्या येज़िवेन उसे ठीक होने का मौका देगी? येज़िवेन की आंखें ठंडी थीं। उसके हाथ में लंबी तलवार तेज गति से फिसल गई। उसका शरीर तलवार से हिल गया और वह तुरंत एक सशस्त्र योद्धा के सामने प्रकट हुआ। पफ! तलवार की रोशनी सीधे उसकी गर्दन के बीच में कौंध गई और एक सुंदर रक्त का फूल तुरंत उसकी गर्दन पर फूट पड़ा। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं और उसने येज़िवेन को देखा। उसका शरीर अभी भी संघर्ष कर रहा था और थोड़ा कांप रहा था, लेकिन यह किसी काम का नहीं था। वह सीधे शून्य से गिर गया और उसकी जीवन शक्ति को येज़िवेन ने एक पल में काट दिया। धिक्कार है, तुम हमारे लुप्त छाया जहरीले मगरमच्छ कबीले विशेषज्ञ को मारने की हिम्मत करते हो। तुम मर चुके हो, तुम मर चुके हो। लुप्त होती छाया जहरीला मगरमच्छ कबीले का बुजुर्ग बेतहाशा चिल्लाया। बूढ़े लोग, मुझे लगता है कि आपकी याददाश्त खराब है। इन छोटे फ्राइज का उल्लेख नहीं करना, यहाँ तक कि इलियान हिंग, ई चांगजई, ई वुफा, ये लोग मेरे हाथों मारे गए। लेकिन तो क्या हुआ?
ये जिवेन ने उपहास किया। बुरे लोग, मुझे लगता है कि आपकी याददाश्त खराब है। अचानक वे लोग एक ही बार में जाग गए। हाँ, यह सही है। वे पूरी तरह से भूल चुके थे कि उनके सामने जो व्यक्ति है वह किस प्रकार का भयानक हत्यारा देवता है। उनकी राय में वैनिशिंग शैडो जहरीले मगरमच्छ कबीले की प्रतिष्ठा उसके गधे को पहुंचने के लिए कागज के एक टुकड़े से ज्यादा कीमती नहीं थी। दूसरे शब्दों में, यह एक गोज के लायक भी नहीं था। क्या उसे डराने की कोशिश करना हास्यास्पद नहीं था? उनके दिल में उदासी का सैलाब उमड़ पड़ा। कब से लुप्त होती छाया जहरीली मगरमच्छ कबीले की प्रतिष्ठा दूसरों की आंखों में मजाक बन गई। आज आप में से कोई भी नहीं जा सकता। गायब छाया जहरीला मगरमच्छ कबीला अब से कबीले से हटा दिया। ये जिवेन की आकृति हवा में तैर रही थी। उसके काले बाल झड़ गए। उसकी आंखें ठंडी और जानलेवा थीं। उनकी राय में यह दो कुलों के अस्तित्व से जुड़ा मामला था। कौन गलत था? शायद दोनों पक्ष गलत थे, लेकिन इसकी कीमत किसी न किसी को तो चुकानी ही होगी। उनकी ठंडी टकटकी ने लुप्त होती छाया वाले जहरीले मगरमच्छ कबीले के कई विशेषज्ञों पर पानी फेर दिया। उनकी नज़र में ये लोग करीब करीब मरे हुए लोगों की तरह थे। उसने उन्हें अपनी आंखों में बिल्कुल नहीं लगाया। कबीले के सैनिक को आमंत्रित करें। यह हरामी एक वास्तविक दानव है। बड़ी कीमत चुकाए बिना मुझे डर है कि हम उसके खिलाफ नहीं जीत सकते। हमें कबीले के सैनिक को आमंत्रित करना चाहिए। मुझे विश्वास नहीं होता कि वह हमारे कबीले के अजेय कबीले के सैनिक के सामने अहंकारी हो सकता है। इस समय एक लुप्त छाया जहरीला मगरमच्छ कबीले विशेषज्ञ दहाड़ता है। अन्य गायब छाया जहरीला मगरमच्छ कबीले विशेषज्ञों ने एक के बाद एक प्रतिक्रिया व्यक्त की। हाँ, अगर वे अकेले होते तो प्रतिबंध की शक्ति के साथ भी इस आदमी को रोकने का कोई रास्ता नहीं लगता था। यहाँ तक कि प्रतिबंध की शक्ति भी उसके द्वारा देखी गई थी। यह उसे बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता था। इस समय केवल एक चीज जिस पर वे भरोसा कर सकते थे वह जेय कबीले का सिपाही था, जो कई वर्षों तक फूले हुए बादल सागर क्षेत्र में लड़े थे। हालांकि यह संख्याओं के साथ धौंस जमाने जैसा था, लेकिन वे अब इतनी परवाह नहीं कर सकते थे। दूसरी तरफ गायब हो रहे छाया वाले जहरीले मगरमच्छ कबीले के विशेषज्ञों ने येजिवेन को आने से रोकने के लिए लगातार प्रतिबंध को सक्रिय किया। उन्हें येशिवेन को इसमें फंसाना चाहिए। हालांकि जैसे जैसे समय बीतता गया, उन्होंने पाया कि येशिवेन पर प्रतिबंध का दमन कमजोर और कमजोर होता जा रहा था। यह ऐसा था जैसे येशिवेन ने प्रतिबंध के माध्यम से देखा था। उसके द्वारा सभी हमलों को पहले से जाना जाएगा। सभी ने अपने दिलों में ठंडक महसूस की। ऐसा व्यक्ति उन्होंने अपने पूरे जीवन में कभी नहीं देखा था। शायद भविष्य में उन्हें ऐसा व्यक्ति देखने का अवसर कभी न मिले। लेकिन अब यह व्यक्ति उनके लिए एक बड़ी विपत्ति बन गया था, एक ऐसी विपत्ति जिसे मिटाना था। कुछ ही समय बाद मूल रूप से शांत समुद्री तल अचानक अनगिनत अत्याचारी प्रभामंडल से भर गया। सैन्य संरचनाओं से आभा की लहरें बह गईं। इसके तुरंत बाद इन आभाओं के मालिक एक ही बार में उभरे। यह सैकड़ों हजारों की भयानक सेना थी। ये वैनिशिंग शैडो जहरीले मगरमच्छ कबीले के चोटी के विशेषज्ञ थे। उनमें से प्रत्येक कम से कम एक अर्धचरण पारलौकिक क्षेत्र विशेषज्ञ था। उनमें से सबसे अभिजात वर्ग हाफ सटेप लॉ मैनिफेस्टेशन रियलम और यहाँ तक लॉ मैनिफेस्टेशन रियलम विशेषज्ञ थे। ये जिवेन की पुतलियां थोड़ी सिकुड़ गईं। यह वैनिशिंग शैडो जहरीला मगरमच्छ कबीले का सिपाही था। कबीले के सिपाही को तभी भेजा जाएगा जब दोनों कबीले युद्ध में होंगे। वे उसके कारण भेजे गए थे।